आपण पाहत आहात बीसीसीएन न्यूज प्रस्तुत आवाज बुलढाणेकरांचा लेखाजोखा नगरसेवकांचा। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत शिवसाई नागरी सहकारी पतसंस्था, घराघरातील नाते, घरातील प्रत्येकाचे खाते आणि शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा, कोटा, लातूर, नांदेड सारखा रिझल्ट आता बुलढाण्यात। शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा डॉक्टर्स आणि IITians घडवणारी एकमेव संस्था। 160 विद्यार्थ्यांमधून 10 MBBS, 30 BAMS, 23 विद्यार्थ्यांमधून 1 IIT, 1 NIT, 1 IIIT। तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। आमच्याकडे आपली गुंतवणूक इतकी सुरक्षित जसे मूल आईच्या कुशीत। नमस्कार, बीसीसीएन न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। आवाज बुलढाणेकरांचा लेखाजोखा नगरसेवकांचा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण बुलढाणा शहरातील प्रत्येक प्रभागामध्ये जाऊन त्या प्रभागातील नागरिकांच्या समस्या आणि त्या या गेल्या 5 वर्षांमध्ये त्या प्रभागाचा झालेला विकास या संदर्भात आपण चर्चा करत असतो। आणि आज असाच पद्धतीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी आज आपण पोहोचलेलो आहे प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये। बुलढाणा शहरातील प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये मिर्झानगर, इक्बालनगरच्या विस्तीर्ण परिसराचा समावेश आहे। गेल्या नगरपालिका निवडणुकीमध्ये प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांसह अपक्ष असे एकूण 4 उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते। त्यापैकी काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत उमेदवार इशरत परवीन यांना 1226 मते मिळाली असून त्यांचा 617 मतांनी विजय झाला होता। तर प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये देखील 4 उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून या प्रभागांमध्ये काँग्रेस पक्षाचे सय्यद आसिफ यासीन यांना 1042 मते मिळाली असून त्यांचा 544 मतांनी विजय झाला होता। आता पाहूया त्याच प्रभागातील नागरिकांच्या प्रतिक्रिया। आणि प्रभाग क्रमांक 2 मधील इक्बालनगर मधील ही सर्व रहिवासी मंडळी आहेत, नागरिक आहेत। यांच्यासोबत या गेल्या 5 वर्षांमध्ये किंवा त्याच्याही आधी जो काही यांच्या या प्रभागाचा विकास झाला आहे आणि अजूनही जर काही त्यांच्या काय समस्या कायम आहेत या सर्वांच्या संदर्भात आपण त्यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा करणार आहोत। वो काय सांगाल, काय तुमचं नाव आहे आणि किती वर्षापासून तुम्ही या प्रभागात राहता? मेरा नाम जुबेर अंसारी, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और पिछले 5 साल से जो है वार्ड की जो स्थिति है पिछला पंचवार्षिक था उससे भी ज़्यादा दयनीय हो गई। मुस्लिम लोगों को एक आशा थी कि एक मुस्लिम नगराध्यक्ष चुन के आएगा और उनके कुछ विकास के काम करेगा, तो पिछले 5 साल में तो कोई विकास दिखा नहीं। और आज भी आप पोजीशन दे सकते, पिछले 5 साल से ये कोई रोड बना नहीं, नाली बनी नहीं। कुछ एरिया में हुआ है विकास, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने अपने अपने सब ठेकेदारियाँ वगैरह इसमें चलाए। लेकिन मुस्लिम लोगों का जो काम होना चाहिए था, इधर शादी खाना बनना चाहिए था, जिम बनना चाहिए था, वो सिर्फ कागज़ पत्तर पे ही रह गया और भाषण में रह गया। सेठ आ रहे भाषण दे रहे, अमुक बनेगा, ढमुक बनेगा, जिम बनेगा, शादी खाना बनेगा, कुछ चीज नहीं हुआ। गेल्या 5 वर्षापूर्वी निवडणुकीला येत असताना उमेदवारांनी काय नेमकी आश्वासनं दिली होती आणि त्याच्यापैकी किती आश्वासनांची या 5 वर्षांमध्ये त्यांनी पूर्तता केली? मस्जिद में जा के कसमा खाए, शादी खाना बनेगा, ये होगा, जिम बनेगा। अरे ये अगर जो खुद स्पोर्ट्समैन रहते तो उनको खुद को पता होता था जिम और स्पोर्ट्स क्या होता। इन्होंने कभी डंबल्स नहीं देखा आज तक, तो ये क्या जिम बनाएंगे? इनको सिर्फ ठेकेदारी करना है ये लोगों को, करके ये लोग जनता में आते, आश्वासन देते और बोलते कि हम अमुक करेंगे, ढमुक करेंगे। मैं लोगों से आह्वान करता हूँ, आने वाले इलेक्शन में ध्यान में रखना किसने क्या किया है, वो हिसाब से वोटिंग करना है और एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को ही वोट देना। किसी आप अनपढ़ को दे देंगे, जाहिल को दे देंगे तो वो आपका विकास नहीं करने वाला, वो खुद का विकास करेगा। तो आने वाले इलेक्शन में याद रखना कि जिसको भी वोट देना है आपको सोच समझ के देना है कि ये खुद का विकास करेगा या शहर का विकास करेगा। तुम ठेकेदार को वोट दो ना डायरेक्ट, फिर अगर तुम नगर सेवक को अगर ठेकेदार बना रहे तो ठेकेदार को नगर सेवक बना लो, डायरेक्ट ठेकेदार को वोट करो। ऐसे लोग नहीं चाहिए कि जो चुन के आ रहे हैं और बाद में ठेकेदार बन रहे, ये मैं बोलना चाहता हूँ। खऱ्या अर्थानं आपण जर पाहिलं तर या प्रभाग क्रमांक 1 आणि 2 प्रामुख्याने 2 मध्ये मुस्लिम हा बहुसंख्यक या ठिकाणी वास्तव्यास आहे। या प्रभागाचे नगरसेवकही मुस्लिम आहेत आणि सुदैवाने बुलढाणा शहराचे आत्ताचे विद्यमान जे नगराध्यक्ष आहेत ह्या देखील मुस्लिम आहेत। परंतु याच वस्तीचा या प्रभागाचा विकास करण्यासाठी कुठेतरी उदासीनता दिसून येते। उन्होंने चुन के आने के बाद ये वार्ड में कभी राउंड मारे नहीं, लोगों से मिले नहीं, लोगों से यहाँ मिल के समस्या जान लेना पड़ती। उधर के उधर जा रहे तुम्हारे कैबिन में बैठ रहे, इधर आ नहीं रहे, लोगों को पूछ नहीं रहे कि तुम्हारी समस्या क्या है, नालियों का हाल देखो तुम,
आज बुल्ढाना का जो भी नगर पालिका का कारोबार है कचरा उठाने को, सब टेंडर सिस्टम पे है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि इधर कुछ हो जा रहा सब काम, तो यहाँ तो कुछ चीज़ नहीं है। एक बार अगर से झाड़ने वाले गए तो 8-8 दिन इधर आते नहीं, नालियाँ निकलते नहीं, तो वो सब प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है। नगर पालिका के पास में कर्मचारी होने के बाद भी इन लोगों ने सब ठेका सिस्टम करके रखे हुए, नालियाँ कोई निकलते नहीं, कर्मचारी कोई आते नहीं है। वो तो प्राइवेट के कर्मचारी, ये लोग बोल भी नहीं सकते उनको, ज़्यादा आएंगे नहीं आएंगे उनकी दिल की मर्जी है। पब्लिक की तरफ इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने बोला था कि मेरी 7 पीढ़ियाँ एहसान मानेंगी मुसलमानों का, वो 7 दिन भी आए नहीं इधर, जाग के देखे नहीं। 5 वर्षातून आता या 5 वर्षामधला गेल्या 1.5-2 वर्षाचा आपण जर काळ पाहिला तर अत्यंत भयानक परिस्थिती होती कोरोनाची या संपूर्ण काळामध्ये आणि 3 वर्षाचं तर नंतरचा विषय, परंतु या 2 महिन्यामध्ये 2 वर्षामध्ये त्यांनी तुमच्या नगरसेवकांनी किती संपर्क केला, काय समस्या जाणून घेतल्या नागरिकांच्या? कोविड काल में तो ये लोग अंडरग्राउंड ही हो गए थे, एक का भी इनका चेहरा दिखा नहीं। इवनली जो गरीबों के यहाँ राशन बट रहा था, वो जो सोशल वर्कर थे और कुछ संस्थाएं थी, उन्होंने राशन बांटा, जबकि जनप्रतिनिधियों का काम था इसके अंदर कि भाई चलो हमको वोट दिया, चुन के लाया, तो गरीबों के यहाँ क्या चल रहा, अनाज है नहीं है, कुछ भी देखे नहीं इन्होंने। ये अंडरग्राउंड रहे और कोरोना के बाद में ये बाहर निकले। अरे मौत तो सबको आनी है, तुम कहाँ बचने वाले हैं। अब ये रोडों के काम वगैरह कुछ भी नहीं हो रहे, और कोविड में तो इन्होंने बिल्कुल साथ नहीं दिया जनता का, तो ऐसे लोगों का जनता क्या साथ देंगी। नक्कीच या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर संपूर्ण देशावर नव्हे तर जगावर कोरोनाचं संकट आलं होतं आणि या काळामध्ये जे आहे जी गोरगरीब जनता आहे, ज्यांच्या हातावरचं पोट आपण ज्याला म्हणू शकतो, अशा लोकांना, अशा नागरिकांना कुठेतरी एक आशा होती की लोकप्रतिनिधी असतील यांच्याकडून कुठेतरी थोडीशी आर्थिक मदत असेल किंवा योजनेचा इतर लाभ असेल, याची अपेक्षा या लोकांना असते। परंतु कुठल्याही प्रकारची योजनेचा लाभ किंवा मग त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न विद्यमान नगरसेवकांनी केला नाही, अशा पद्धतीच्या भावना, असा रोष या ठिकाणी व्यक्त केला जातोय। अजूनही काही नागरिक आपल्यासोबत आहेत, तुम्ही काय सांगाल, काय नेमकं गेल्या 5 वर्षामध्ये या ठिकाणी विकास झालाय किंवा मग अजूनही समस्या काय प्रामुख्याने या प्रभागाच्या काय आहे? मेरा नाम इसरार देशमुख, संपादक बुल्ढाना समाचार। मैं ये बताऊंगा, सबसे पहले सर विडम्बना ये है कि पढ़े लिखे लोग एक जाहिल को वोट देते हैं और उससे विकास की उम्मीद करते हैं। दूसरी बात, पब्लिक नगर सेवक को क्यों चुन के देती, प्रतिनिधि क्यों बनाती, शासन ने ये नियम क्यों रखा ताकि उनके नाले का प्रॉब्लम, उनके कचरे का प्रॉब्लम, उनके रोडों का प्रॉब्लम, उनके नल का प्रॉब्लम वो जाके वहाँ सॉल्व करे और नागरिक अपने कामों में व्यस्त रहे, अपना काम करे। हर आदमी सीईओ के पास जाके, नगर पालिका में जाके अपना मसला हल नहीं कर सकता, इसलिए जनप्रतिनिधि चुन के देते। लेकिन प्रतिनिधि चुनने के बाद वो इस वार्ड का प्रतिनिधि नहीं होता, वो अपना मालक समझता है। अभी आप देखिए कि वो सिर्फ किसी की शादियों में, किसी की मैयत में जाने को ही अपना प्रतिनिधित्व समझते हैं। यहाँ पर वार्ड में क्या चल रहा है, किसका हाल क्या है, कौन मर रहा, कौन जी, इनसे उसको कोई लेना देना नहीं। नालियों का अभी आप देखिए कि एक एक नगर सेवक को 10-10 कचरे की कुंडी मिली है नगर पालिका की तरफ से। किसके लिए मिली? ताकि आप वार्ड में जगह जगह कचरे की कुंडी लाओ। आप पूरे वार्ड में देखो, हर तरफ देखो, कहीं पर भी कचरे की कुंडी वो लगी हुई नहीं है। कुठे गेल्या त्या? किसी ने अपने घर में अनाज भरने के लिए रख दिया, कोई मैले कपड़े रखने के लिए रखा, कोई अपना घर के यूज़ के लिए, या फिर जो किसी के होटल, मैं आपको होटलों में बताता हूँ, बड़ी बड़ी होटलों में दे दिया। कोई नातेवाईक, मैं पहचान का, आप पहचान का, आपने रिकमेंड किया, आपके घर को चली गई, बाकी के सब पूरे गायब। कहीं पर भी आप देखिए कचरे की कुंडी रखी नहीं। ये लोगों की नीयत सिर्फ कचरे की कुंडी तक लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, तो इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो क्या पहुंचाएंगे। दूसरी बात, अब ये चुनकर आए तो इनका काम है कि वार्ड की समस्या क्या है। हर नगर सेवक ये चाहता है कि कौन सी नाली के अंदर मुझको कितना कमीशन मिलेगा, कौन से रोड के अंदर मुझे कितना कमीशन मिलेगा, उतना ही काम करते हैं और उतने घर। यहाँ तक कि अगर 10 घर में यहाँ तक नाली बन रही है और 3 घर जो उसके विरोधक थे, जिन्होंने उसको वोट नहीं दिए, तो वहाँ से नाली बनाना छोड़ देते। इसकी नाली मत बनाओ, क्यों कि इसने विरोधक वोट किया, यहाँ से रोड मत बनाओ। इस तरीके के यहाँ पे ऐसी गंदी सियासत चलती है, और जिसकी वजह से आप ये वार्ड का हाल देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इधर एरिया के लोग हैं, मुस्लिम एरिया को, जो बहुत मिडिल क्लास के लोग हैं, अपने खाने कमाने वाले लोग हैं, अपने रोज़ी मजदूरी वाले लोग हैं, वो ये काम करेंगे, नगर पालिका में कंप्लेंट देंगे कि अपना रोज़गार देखेंगे। ये काम जनप्रतिनिधि का है और वो ये लापरवाही बरत रहे हैं। मैं तो जनता से आह्वान करूंगा कि ऐसे नगर सेवकों को जो लापरवाह है, कमीशन बेस पे काम करते हैं, इनको आने वाले इलेक्शन में अपनी जगह बताई जाए, और जो लायबल है, जो क्वालिटी बाज है, उनको वोट दिया जाए, ताकि एक वार्ड का विकास हो और सब हो। वार्ड मेंबर से कोई कॉलेज की, फैक्ट्री की, नौकरी की तो उम्मीद नहीं कर सकते। उनसे ये उम्मीद कर सकते कि नाली साफ हो, रोड बने, कचरा उठे, नल टाइम पर आए। बस ये तक बेसिक चीज़ें ये तक पूरी नहीं कर सकते। बाकी शासन की स्कीमें क्या लाएंगे, इनको खुद नहीं मालूम होता।
इनको क्या है एजेंडा है, क्या है, कुछ इनको कुछ चीज़ मालूम नहीं, क्योंकि ये है अलिटरेट जाहिल, इनको समझता भी नहीं। ये खुद सिर्फ कमीशन, कैसा पैसा कमाया जाता, बस ये देखा जाता। इस तरीके से वाट का यहाँ पर हाल हो रहा है। या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर सूडबुद्धी प्रवृत्ती कुठेतरी वापरली गेली, म्हणूनच या ठिकाणच्या नागरिकांचा विकास कुठेतरी खुंटला आहे अशा पद्धतीचा आरोप आहे। आणि ज्या ठिकाणी डस्टबिन, ज्या नगरसेवकाला 10 डस्टबिन देण्यात आले, डस्टबिन जर नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देऊ शकत नाही तर इतर योजनांचा लाभ काय देतील असा देखील प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला आहे। कोरोनाचा भयावह काळ होता, या काळामध्ये अजूनही कोरोना लसीकरण करून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे, कारण हाच एक रामबाण उपाय असल्याचं तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केलेलं आहे। आपल्या या मुस्लिम बहुल पूर्ण परिसरामध्ये लोकप्रतिनिधी असतील, अधिकारी असतील, यांच्याकडून काय नेमकी जनजागृती करण्यात आली लसीकरण करण्यासंदर्भात? ते कुठेतरी कमी पडलं। प्रतिनिधि की तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, सीओ साहब की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, तहसीलदार की तरफ से रिक्शा वगैरह घुमा है, लेकिन इनका काम था कि कैंप में लोगों को बेदारी मुहिम चलाए लसीकरण के ताल्लुक से और जो भी कोरोना के ताल्लुक से। लेकिन ये कोई नगर सेवक ने कोई भी वार्ड में जाकर इस तरीके का काम करा नहीं। ये उपक्रम करने में उनको क्या फ़ायदा है? कोई लाभ नहीं है। ये अगर करते भी है तो कुछ मिलता नहीं है। नगर सेवक वही सोचता है जहाँ से कुछ फ़ायदा हो, और उसी का काम भी करते हैं। अगर आप कुछ काम लेके आओ कि ये सबसे पहले देखा जाता है ये मेरे वार्ड का है, ये मेरा वोटर्स है, तो ही उसका काम होता है। इस तरीके की नैरो माइंड, इस तरीके की मेंटेलिटी यहाँ पर बन गई है। कोई उपक्रम नहीं, कोई किसी किस्म का कोई यहाँ नियोजन नहीं, कोई यहाँ पर इसका कॅम्प वगैरह लिया नहीं गया लसीकरण का। नक्कीच या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर केंद्र सरकार असेल किंवा राज्य सरकार असेल यांच्या मार्फत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत आहे ना। आव्हान देखील करण्यात आलं होतं की अधिकारी असतील, लोकप्रतिनिधी असतील, त्याचबरोबर NGOज असतील, यांच्या माध्यमातून लसीकरणाच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात यावी। मात्र इथले बुलढाणा शहरामधली या प्रभागामधील जे काही विद्यमान नगरसेवक आहेत, लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांच्याकडून कुठेतरी जनजागृती करण्यासंदर्भात, कोरोनाच्या लसीकरणाची जनजागृती करण्यासंदर्भात पूर्णपणे उदासीनता या ठिकाणी दिसून आलेली आहे। अजूनही काही नागरिक आपल्यासोबत आहे। तुम्ही काय सांगाल, गेल्या 5 वर्षामध्ये जो काय तुमच्या या प्रभागाचा विकास झाला आहे त्या विकासाच्या संदर्भात तुम्ही समाधानी आहात का? अपने इकबाल नगर के अंदर नालियाँ, रोड जो भी काम हुए मुकम्मल, कोई भी काम हुआ नहीं इकबाल नगर के अंदर, सब काम अधूरे रहे। और काम होते बस अधूरे होते, इधर का भी काम अधूरा हुआ है, उधर का भी काम अधूरा हुआ है, रास्तों के भी काम पूरे अधूरे हुए हुए और रोडों के काम पूरे अधूरे हुए। इकबाल नगर के अंदर कोई भी विकास होता नहीं, और कोई भी मेंबर को अपन जाके बोले तो बस झको लेते बस अपनी हवा में कि अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद। कोई मेंबर आता ही नहीं, एक्शन कोई भी मेंबर लेता नहीं। रफीक भाई को अपन ने बोले कि रफीक भाई ऐसा काम है, शेतकरी रफीक भाई, तो आधी रात को आते हो, और मेंबर के घर पे दिन में भी आता तो मेंबर मिलता नहीं, झको लेते बस। ये बाबू नहीं है, वो साहब नहीं है, और रास्तों के रोडों का काम अधूरे रहते पूरे। नालियाँ साफ करने वाला महीनों गिनती यहाँ कोई आता भी नहीं, पहली बात तो। और कोरोना काल के अंदर, कठिन परिस्थिति के अंदर कोई लीडर, कोई मेंबर नहीं आया। गरीब भूखमरी से मर रहा था, कोई लीडर फुकट पूछने को नहीं आया यहाँ पे, और नोट मांगने को सब ठसन से आते बस कि हमको दे दो करके वोट। यावेळी आता काही दिवसानंतर इलेक्शन लागणार आहेत नगरपालिकेचे, कशा पद्धतीचा उमेदवार किंवा नगरसेवक तुम्ही निवडणार आहात? जे गोरगरीब लोकांचा हक्काचा काम करणार आहे। आधी रात को रफीक भाई उठ के आते, कभी फ़ोन करो उनको तुम। बाकी कोई लीडर को दिन को भी गए तो मेंबर घर में होने के बाद में बोलते घर में नहीं है, बाहर गया, ऑफिस में गए तो मेंबर को पकड़े तो बोले साहब नहीं है यहाँ पे, छुट्टी पे। बस मेंबर लोग झको ले लेते, ये साहब नहीं है, वो साहब नहीं है। सब होने के बाद में भी अपने जेब भर ले रहे बस, और गरीबों को झकोले में रख रहे, और रास्तों के नाले काम बस अधूर रह गए पूरे। नाले साफ करने कोई आता ही नहीं, बस चौका पे हुए नाले ऐसी, और तुम देते रहो बोलते रहो बस। कोई मेंबर सुनता नहीं, और नोट मांगने को तो हक साथ है तुम्हारे, बहुत काम कर लिए उन्होंने। कोई मेंबर काम करता नहीं है, कोई नगराध्यक्ष भी काम नहीं करता है यहाँ पे। तुम्ही काय सांगाल, काय नेमकी तुमची समस्या आहे? सर हमारे तकरीबन ये रोड बना हमारे बचपन में, जब से नाले भी उसी है और रोड भी आज तक उसी है। जो बन गए थे हमारे बचपन में, 2003 में 10वीं में था, उस टाइम में रोड बना था। उसके बावजूद ये रोड बने हमारे तकरीबन 3 साल पहले। अब ये रोड खोद के रखे हुआ है, उसके बाद में एक मस्जिद है, वहाँ भी रोड खोद के पड़े हुआ है, वो भी रोड अभी तक के बने हुआ नहीं है। ठीक है, एक साइड हमको सर्विस नाली है, ये प्रभाग के लिए सर्विस नाली, ये प्रभाग के लिए नाली कहाँ पर है? ये तो सेक्शन हुई नाली ना, हमारे बचपन सेक्शन हुई है। आज तक सुन रहे हैं हम कि नाली बनने वाली है, साल बनने वाली है साल। अगर से आपको लगता है सामने नाली डालना है तो हमारा घर तोड़ो, हम तोड़ने के लिए तैयार है। 3 फुट 4 फुट 5 फुट जहाँ से नाली आती है वहाँ तक घर तोड़ने के लिए तैयार है, ताकि उधर की नाली हमारा बन जाए। हमारे घरों के सामने से पानी जाता। अभी सुबह हमने झमेल करे, वो झमेल होने की वजह से नाली साफ हुई। अगर से हम झमेले करते बैठेंगे तो हम काम धंधे के लिए कब जाएंगे? बराबर हमारे सिर्फ 3 या 4 चीज़ है। अगर से अपना कुछ होता है दवाखाने के हिसाब से, मेंबर वहाँ पे होना, मेंबर सिर्फ एक ही चीज़ एक्यूरेट टाइम पे पहुँचते हुए पॉलिटिशियन।
कि उनको मालूम है पुलिस वाले भी कमीशन में पैसे खा लेंगे और अपने पैसे खा लेंगे। सुविधा दोनों तरफ से मार्जिन एक ही है। जब 5,000 लगने वाले मेंबर 10,000 रुपये लगते, मेंबर उधर से 5 निकालता, इधर से 5 निकालता, इतना आसानी से काम उनका होता। एक ही जगह मुकम्मल टाइम पे जहाँ पहुँचते हुए सिर्फ पॉलिटिशियन, उसके अलावा कहीं नहीं। मैयत में तो उनको मालूम है जाना है, वो चलेगा। आने वाले 10 साल में 5 साल में जो बच्चे जवान होंगे वो अपने वोट देंगे, इसलिए उनको मुँह बताना है। और शादी में कहता है मेंबर आएंगे तो 10 जन और फुगड़ में देखने के लिए अपने आई जाएंगे, इसलिए मेंबर को आना है। म्हणजे इथले जे नगरसेवक आहेत फक्त हे लग्नात आणि मरणाच्या याच कामासाठी, बाकी इतर बाकी कुठली सुविधेसाठी किंवा मैयत अगर होती खुशी खुशी भागते, उनको मालूम आने वाले अगर मैं चली जाऊँ या मेरा बाप मेरा भाई किसी का इंतकाल होगा, मैं वहाँ पहुँच गया तो उनको मालूम है कि मैं परिवार के लिए आया था मेंबर, मैं उनको झक मारा के 10 वोट लूँगा ताकि मेरे पीछे जितने वोट है वो मेंबर को चले गया। शादी उनको मालूम अगर मैं शादी में चले गया तो 10 जने मुझे देखेंगे कि भाई मेंबर शादी में पहुँच गया, मतलब बहुत बड़ी शादी है। शादी बहुत बड़ी नहीं होती, जो करता उसी को पता रहता कितनी छोटी कितनी बड़ी है। बाकी जो समस्या या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर मूलभूत सुविधा पुरवण्यापेक्षा या ठिकाणचे जे विद्यमान नगरसेवक आहे हे नगरसेवक कुठेतरी फक्त लोकांचे लग्न असतील किंवा मग अंत्ययात्रा असतील यामध्ये सहभागी होतात आणि कुठेतरी भावनिक राजकारण फक्त केलं जातं आणि मतदानासाठी इथल्या नागरिकांचा वापर केला जातो, मात्र सुविधा त्यांना कुठल्याही पुरवल्या जात नाही, अशा पद्धतीचा हा आरोप या ठिकाणी केला जातोय। तुम्ही काय सांगाल, काय नेमकी समस्या सांगते? मेरे समझता ये सर क्या ये लावारिस महिला है, समझ लो इसके अंदर मेंबर होके भी कोई मेंबर आता नहीं। और बेचारे रफीक जो मेंबर है हमारे रफीक मेंबर, वो रोड का काम कर रहे, वो मस्जिद के सामने का जो रोड था वहाँ पे पूरा कचरा पानी बहता। नगरसेवक कोण आहे तुमचे? सज्जाद सेठे नगर अध्यक्ष, ये मेंबर है हजार मेंबर है। तो जो इन्होंने काम करे हमारा रफीक चाचा ने, वो किसी काम नहीं करा। अरे 5 साल के अंदर 5 दिन आई थी मेंबर ही 5 सालों के अंदर। अपने रफीक चाचा ने मतदान कार्ड बना के दिए गरीबों के, राशन कार्ड बना के दिए और मस्जिद का रोड बनाए, नाले बनाए। हमारे गली का भी आंदोलन चालू है, उधर गली के गट्टू लगाने की बात करी उन्होंने। वो जो आदमी ऐसा है दवाखाने का काम करे, दवाखाना चालू करे आदमी ने, और उनके अलावा कोई आदमी ऐसा ही नहीं। और एक है अनिश शेख बिरादरी का, अनिश नाम का बंदा है, वो जो उर्दू स्कूल के सामने जो कचरा किचरा रहता उसके पास के पैसे दे के झाड़ने लगा था, लोगों को साफ सफाई करने लगा था। बस यही कहना है। अभी तो नाली का मसला है, यहाँ से आधी नाली उधर बन गई। इधर झोपड़पट्टी में जो गरीब लोग रहते, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके नालियाँ वैसे ही पड़े हुए हैं। अभी कोई मेंबर आता नहीं। 5 साल के अंदर 5 बार मुंह दिखाए सिर्फ, वो भी ये 2 महीने के अंदर। ये 2 महीने के अंदर मुंह दिखाए इन्होंने और कोई काम करे नहीं। बस आते आश्वासन देते, इलेक्शन का पीरियड आ गया, इलेक्शन के पीरियड के टाइम पे आके खड़े हो जाते कि हमने ये काम किए, हमने वो काम किए। 5 साल तक किसी ने मुंह नहीं दिखाया। इतना लॉकडाउन लोगों को, कोरोना पीरियड के अंदर लोगों को इतनी तकलीफ हो रही थी, लेकिन एक भी देखने के लिए नहीं आया। तुम्ही काय सांगाल, काय समस्या सांगते? ये किराना दुकान है ना, तो यहाँ से इधर ना नालियाँ, ना रोड है, ना किधर, ना कुछ भी नहीं है। जो नहीं बने 3-3 बार उसके पैसे निकाले। हाँ, तो जो रोड नहीं बने उसके 3-3 4-4 बार उन्होंने पैसे निकाल लिए नगर पालिका से, इसके लोन पास कर लिए। अब ये रोड पूरा फूट के पड़ गया है। इधर लोग गिरते गाड़ियों से, पैर फूटते, हाथ टूटते उनके। इधर के रोड तो इधर तो होता ही नहीं। इधर के लोग उनके लिए बहुत अच्छे, इधर मिडिल क्लास लोग हैं, इधर के काम कोई करता नहीं। बेचारे मूली डाली लाने वाले लोग हैं, मूली डाले लाने वाले लोग हैं। इधर हकीकत न्यूज़ देखो, तुम देखो अभी कैमरा लगा के देखो कि वो नाला किधर से, ना नाली है ना रोड है। ये हमारे अजहर साहब का भी सही मेंबर है हमारे, वो भी है, आसिफ साहब भी है। अभी तो इतने अच्छे मेंबर है वो। 1 महीना पहले ये वायर के ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ था। ये रोड क्रॉस है, ये इधर से आई है पूरी लाइन, और ये मेन लाइन है, ये पावरफुल लाइन है। इधर से लाइन आई और वो खंबे के ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ। तो उस रात मेंबर को कॉल करे, मेंबर को बुलाए, हम आते करें। वो अच्छा हो गया है कि वायर टूटकर नीचे नहीं गिरा, नहीं तो कितने लोग, पूरे तीनों के घर है, लोगों के घरों में करंट हो जाता था। मेंबर लोगों को बोले अभी आते, एक भी नहीं आए। सुबह के टाइम पे आए और थोड़ा सा कैसा काम कर दिए कि अब हो जाएगा। ये खंबे निकलना चाहिए इधर से, ये रोड क्रॉस है। अगर ये खंबे का वायर टूट गया अगर, तो ये घातक है। बस यही कहना था। नक्कीच येणाऱ्या नगरसेवकाकडून तुम्हाला आता काय अपेक्षा असणार आहे? कुठली कामं नगरसेवकांना प्राधान्याने केली पाहिजेत? आने वाले नगरसेवक के वही रफ़ीक भाई की उम्मीद है। कहता रफ़ीक भाई कौम के लिए और जो भी गरीब दुबलों के लिए मरना पसंद किया उसने
क्या भाई मेरे रोड बना दो, रोड खुद के बड़ा हुआ है, दवा खाने के थोड़े बहुत से मसले करे, चालू कर दिया। और जो भी गरीब लोगों के परमिट राशन भाषण नहीं मिलता था वो भी मिले, और हाँ वो भी चालू कर दिया। और आज भी जैसा अल्लाह का बंदा सुबह से शाम तक जैसा ये काम में पब्लिक सेवा में जैसा चालू ही रहता है, आने वाले इस पर पब्लिक भाई रफीक भाई की जैसा पब्लिक ने सोचना भाई अन्नाड़ी है, लेकिन कैसा जो भी खिलाड़ी अन्नाड़ी है, लेकिन खिलाड़ी है टूटा फूटा काम अल्लाह करा रहा, और इंशाल्लाह इसके आगे भी कराएंगा उससे। नक्कीच या ठिकाणी जर आपलं तुम्हाला काय नेमकं तुम्हाला बोला आमचं नेमकं ये दादा, हमारा ये म्हणणं है कि आमच्या घराजवळ रोड खोदून द्या, हमारा रोड खोद के रखे भैया। यहाँ पर मैयत हुई, यहाँ से स्कूल के बच्चे जाने की तकलीफ, मैयत की तकलीफ, यहाँ पे हमारे कोई अधिकारी आता नहीं, हमको कोई पूछता नहीं। हमारा दवाखाने का ठाने का काम पड़ा तो वहाँ पे फ़ोन लगाए तो हाँ बस आ रहे ऐसा बताते। वो रफीक भाऊ करके बेचारे जो गरीबों की यहाँ पर मदद कर रहे हैं, हमारे नौजवानों के मतदान कार्ड बना के दिए, हमारे नौजवानों को रोज़गार कार्ड बना के दिए, हमारे जैसे नौजवानों को रोज़ी से लगा रहे। और यहाँ पर की जो लेडीज़ है तो यहाँ पे घर के बाहर भी निकल नहीं सकती, झाड़ू मारने के लिए भी नहीं। रोड का हाल देखो तुम, रफीक भाई आते हैं यहाँ पे, हमारा गरीबों का हाल पूछते हैं, सबका क्या करना है क्या नहीं, सारे बातें हमको करके देते हैं। यहाँ पे अभी तक का ये काम है जो रोड का उन्होंने करा, उठा पटक करा, उनके लिए चालू होया। बाजू का रोड बनाया गया, यहाँ का रोड बंद कर दिया गया। अब हम मस्जिद में इबादत के लिए कैसा जाएंगे ये बताओ हमें। हमारे बच्चे आते जाते स्कूल के, यहाँ पे बच्चे गिर रहे पड़ रहे, ये रास्ता बंद कर दिया। अगर गली में मौत हुई तो मैयत कहाँ से लेके जाएंगे ये बताओ हमको। कधीपासून हा रस्ता असा पडलेला ये 15-20 दिवस झाले या रस्त्याला पडायला, याला काही ॲक्शन झाला नाही याच्यावर। आणि आणखीन का दादा ये नाडी गिडी पहा तुम्ही, एवढे लेकरं इथं आमचे येतात आता पडता, इथं पाडू लागले, मी पडलो त्या दिवशी। हे हाल पहा, आमचे घर तसेच उभं आहे। आणि बस एवढं म्हणणं आहे मला एक माझा शेवटचा प्रश्न आहे, तुम्हाला मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी तुमचे नगरसेवक यशस्वी झालेत की अपयशी झालेत? आम्ही ना नगरसेवकाला फोन केला तो म्हणते हां आम्ही येतात, नाही येतात, आम्ही उभं राहतात तो कोणी येत नाही, आम्ही आमचं काम स्वतः करते। ते रफीक भाऊ आहे आमचे, काही कामामध्ये मदत करतात, येतात, फोन लावला तो येतात, कुठं बी आमचे राशन कार्ड सगळं अनाज घेणार सगळं। तुमचे नगरसेवक तुम्हाला सुविधा पुरवण्यासाठी या 5 वर्षामध्ये पास हो गए या फेल हो गए? काय सुविधा नाही, काय फेल आहे सगळं, काय सुविधा नाही। घरात मागं बी घाणे, इथं बी घाणे, काही कोणी काही केलं नाही। आम्ही स्वतः मोहल्ल्याचं लोक करतात आणि आमचे करता धरता रफीक भाऊ आम्हासाठी तेच उभे राहतात। या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर गेल्या 5 वर्षामध्ये नगरपालिका असेल किंवा मग नगर सेवक असतील यांच्या माध्यमातून ज्या काही मूलभूत सुविधा इथल्या नागरिकांना पोहोचवणं गरजेचे असतात त्या कुठेतरी पोहोचवण्यासाठी स्थानिक नगरसेवक अपयशी ठरल्याच्या प्रतिक्रिया इथल्या नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या आहे। एक छोटासा ब्रेक घेतो आणि ब्रेक नंतर याच प्रभागातील नागरिकांच्या भावना समस्या आपण जाणून घेणार आहोत। आपण पाहत आहात BCCN न्यूज प्रस्तुत आवाज बुलढाणेकरांचा लेखाजोखा नगरसेवकांचा। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत शिवसाई नागरी सहकारी पतसंस्था, घराघरातील नाते, घरातील प्रत्येकाचे खाते आणि शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा, कोटा, लातूर, नांदेड सारखा रिझल्ट आता बुलढाण्यात। शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा डॉक्टर्स आणि IITians घडवणारी एकमेव संस्था। 160 विद्यार्थ्यांमधून 10 MBBS, 30 BAMS, 23 विद्यार्थ्यांमधून 1 IIT, 1 NIT, 1 IIIT। तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। आमच्याकडे आपली गुंतवणूक इतकी सुरक्षित जसे मूल आईच्या कुशीत। ब्रेक नंतर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। आपण पाहत आहात प्रभाग क्रमांक 2चा लेखाजोखा आणि आता आपण आलेलो आहे मिर्झानगरमध्ये। मिर्झानगरमधील संपूर्ण रहिवासी नागरिक या ठिकाणी आहेत। मला सांगा गेल्या 5 वर्षामध्ये तुमच्या या प्रभागाचा काय नेमका विकास झाला आहे आणि अजूनही तुमच्या काय समस्या कायम आहेत? काय ठिकाणी रोड बनलेला आहे पण बरेच ठिकाणी रोड नाही आहे। पाणी बरोबर येत नाही, गढूळ पाणी, नेहमी फुटलेला पाणी, गंदा पानी एकदम। और जनहित याचिके हमें 2015 में एक केस डाले थे जनहित याचिका, मिर्ज़ानगर दोनों भी भूखंड खाली करने के लिए। इन्होंने अभी तक खाली नहीं करे। उसके लिए कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल करा मैंने 26 जुलाई 2017 के बाद में एक ऑर्डर आई थी। फिर अपन ने 8/2018 को मैंने कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल करा, फिर भी खाली करने। कलेक्टर का आदेश है, मंत्रालय का आदेश है। किती भूखंड है संदर्भात? अब यहाँ पर भूखंड तो ऐसे तो 2 भूखंड है हमारा सर्वे नंबर 74 में। पर ये क्या है, यहाँ पर ये स्कूलों की इतनी ज़रूरत नहीं। यहाँ पर 2 तो बोगस चालू है, उसमें बच्चे नहीं हैं। एक यहाँ पर है अक्सा स्कूल है और दूसरा एक है नेशनल बहुउद्देश्य संस्था।
बोगस बच्चे नहीं है, मास्टर आते सिर्फ हाजिरी मारते हैं, आधे पैसे पगार भूखंडाचा मुद्दा आपण उपस्थित केलेला आहे. भूखंडासंदर्भात काय अतिक्रमण केलेलं आहे, त्या भूखंडावर की काय नेमकं समस्या काय काय ते अतिक्रमण त्यांनी आत्तापर्यंत काढलेलं नाही. कोणी अतिक्रमण केलेलं त्याच्यावरती? बरेच लोक आहे, मेंबर लोकांचे बी नातेवाईक आहे त्यांचे. इधर आगे खड़ रहे. यामध्ये कोर्टाने आदेश दिला, मंत्रालयाने आदेश दिला, तरीही कारवाई होत नाही. हे नगर परिषद प्रशासनाला त्यानंतर कारवाई करायचे आदेश 1 वर्ष 10 महिने झाले त्याला, पण आत्तापर्यंत कारवाई नाही. काय वाटतं तुम्हाला, कुठं काय अडथळे निर्माण होतात? हे काय नगरपालिका यांची शाळा आहे त्याची, या लोकांची. नाही पण हे पैसे खवरायला नाही एवढे सर्व आदेश असताना देखील उदासीनता कुठं दिसते? ये नगर परिषद प्रशासन का काम है, वो जवाबदारी लेते नहीं. इसके ऊपर से वाड़मोगे साहित्य कौन था वो, क्या नाम था उसका, प्रकाश वाघमोड़े ऐसा कुछ तो भी हुआ. हाँ, वो उसने गेम करके गया हुआ है. उसके बाद में ये नवा है, पण ये नवा नगर पालिका प्रशासन जो अधिकारी अभी CO साहब है, इसने आश्वासन दिया, बोला मैं 15 दिन में करता, 1 महीने में करता, पण अभी तक नहीं करे उन्होंने. त्यानंतर तुमचा काय पवित्र असणार आहे? हमारा निवेदन चालू है कंटिन्यू, उसमें से निकाल निवेदन सब बता. और ये रिंग रोड को अभी तक का इन्होंने कार्रवाई नहीं करे था कि रोड बनाए नहीं, इसका रिंग रोड पूरा अतिक्रमण में डूबा हुआ है पूरा. यहाँ से अभी भी अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं है लोग. कुछ तो ऐसे भी है नगर पालिका यहाँ सर्वे नंबर 74 में, क्या उन्होंने टैक्स पे नहीं, रिकॉर्ड पे नाम ही नहीं है. घर तो बिल्डिंग बने हुए उनके, नगर पालिका के रिकॉर्ड पे नाम ही नहीं है, पण घर है, नल है, मीटर है, सब चालू है. इतना बोगसबाजी है और लोग तरस रहे हैं यहाँ पर. इतने रुपए हमने देकर हमारे बच्चे को खेलने को जगह नहीं है यहाँ पर, कहाँ जाएंगे बच्चे खेलने? ये भूखंड काय के लिए, इतने 4 स्कूल की यहाँ ज़रूरत नहीं है, जो बोगस में चल रहे 2 स्कूल. ये यहाँ पर ओपन स्पेस काय के लिए रहता है कि प्लाट धारकों के बच्चों. हे जे शाळा आहेत ह्या भूखंडावरती झालेल्या आहेत? हाँ, शाला ये इन्होंने 12 टीन की परमिशन लेते और 150-200 टीन की शेड बना के रखे हुए लोगों ने यहाँ पर. ये बोगसबाजी है. फिर ये हमको ये गवर्नमेंट हाई स्कूल काय के लिए, गवर्नमेंट ने स्कूल खोल के रखी यहाँ पर, बंद कर दो गवर्नमेंट की स्कूल. ये प्राइवेट वालों ने जगह घेर के रखी, बच्चों को खेलने को जगह नहीं है यहाँ पर. कहाँ जाएंगे बच्चे खेलने को? कोई बाहरगाह से मिजवान पौने आए शादी में, उनको हम ठहराने के लिए जगह नहीं है हमारे पास. 12 मीटर का रोड जो है यहाँ से वहाँ तक का, ये पूरा बोगसबाजी चल रहा. सब नाम है मिर्ज़ानगर सर्वे नंबर 74, पण नगरपालिका उसमें कुछ भी नहीं करत. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर मिर्झानगरमध्ये प्रामुख्याने नगरपालिकेचे 2 भूखंड होते, त्याच्यामध्ये काही शाळा असतील किंवा इतर नागरिकांनी त्या ठिकाणी अतिक्रमण केलेलं. या संदर्भात यांनी जनहित याचिका देखील दाखल केली होती. त्यानंतर मंत्रालयातून त्याचबरोबर जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील या ठिकाणी आदेश दिला होता. मात्र अजूनही त्याच्यावर कुठेतरी कारवाई होताना दिसत नाही. नगरपालिका प्रशासन असे यामध्ये नगरपालिका यंत्रणेचं प्रशासनाचं पूर्णतः दुर्लक्ष आणि उदासीनता या ठिकाणी दिसून येत आहे. अशा पद्धतीचा रोष आणि भावना ह्या हाही जर भूखंड जे आहेत नगरपालिका हे जर नागरिकांना दिले गेले किंवा मग याच्यावरचं जे अतिक्रमण काढण्यात आलं तर मुलांना खेळण्यासाठी त्या ठिकाणी मैदान होईल, ज्येष्ठ नागरिकांना देखील बसण्यासाठी फिरण्यासाठी त्या ठिकाणी ते उपलब्ध होऊ शकते किंवा त्या ठिकाणी जर मुस्लिम बांधव आहेत याचा सामाजिक कार्यासाठी देखील त्या जागेचा वापर होऊ शकतो. अशा पद्धतीची अपेक्षा या ठिकाणी नागरिकांनी व्यक्त केल्या. सर काय सांगाल, गेल्या 5 वर्षामध्ये काय नेमका विकास झाला आहे आणि झालेल्या विकासाच्या संदर्भात तुम्ही समाधानी आहात? असल में क्या है, नगर पालिका का काम लाइट, नल, रोड, सफाई ये रहता है. ये किसी हद तक तो इस वक्त काम हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं. क्योंकि मैं काउंसलर रह चुका हूँ, पहले निधि भी कम आती थी, अब काफ़ी आ रही. काम तो किसी हद तक हुआ है, लाइटिंग भी लगे हैं चौराहों पर, ये काम हुआ है. अब ये है कि हर नाही पण सर आपण बोललात अजूनही 75 वर्ष स्वातंत्र्य होऊन होत आहेत, परंतु अजूनही मूलभूत सुविधांसाठीच आपल्याला ते अपेक्षा करतो किंवा मूलभूत सुविधांसाठी झगडावं लागतं. शोकांती काय असं वाटतं? हाँ ना, लड़ना तो पड़ता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. वैसा नया वो है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं काम, मगर इसमें जितना भी हुआ है वो किसी हद तक का हुआ है. जैसा नाली की के हद तक का, बहुत सारी नालियाँ बनी हैं, रोड भी बने हैं. कुछ जैसे इन्होंने कहा कि एक रिंग रोड का मसला वो एक है, वो हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा. रिंग रोड का अतिक्रमण झालेलं आहे की काम? हाँ, अतिक्रमण है, कुछ निकाला है उन्होंने, मगर वो काम पेंडिंग है. अब मैं भी देखा है कि नगर पालिका में 100% काम होते नहीं है, कुछ न कम ज़्यादा होता रहता है. और सब ठीक है, अगर लोगों ने भी चाहिए
समझाना। 16/9 को देखो एक ऑब्जेक्शन दिए थे कि लिस्ट पे देना नहीं, फिर भी उन्होंने तो हाँ, और एक जो सबसे अहम है, एक जो नहीं होना चाहिए था, हाँ, ये जो यहाँ से लेकर यानी ये जहाँ हम खड़े हैं तो मिर्ज़ा नगर अपने टीपू सुल्तान चौक तक 22-23 ब्रेकर लग गए, 27 हो गए हैं। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि नगर पालिका से रिक्वेस्ट करूँगा उनके प्रशासन से और हमारे नगर सेवक से, उन्होंने कम से कम इसको इसलिए कि उसमें बड़े प्रॉब्लम आते हैं, ख़ास तौर से बूढ़े लोग या प्रेग्नेंट लेडीज़, अगर इधर कोई ऑटो का काम नहीं है ज़्यादा, इधर आते नहीं इधर, उनको जाने के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। और वो तो बैकबोन का, गर्दन का, इसका प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे काउंसलर से भी, क्योंकि उनको खड़े रहना है तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि ब्रेकर को कम से कम कर दिए जाएं, क्योंकि यहाँ 2 व्हीलर्स पर ज़्यादा आना जाना होता है। बाकी और हाँ, अब वो ठीक है, यहाँ एक काम हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ ये पानी की एक बड़ी टांकी बन गई है, उसकी वजह से थोड़ा सा वो जो एडजस्टमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर्स का, उसमें वो खुदा खादी बहुत हो गई है। तो हम ये चाहेंगे कि वक्त से पहले वो भी होना, वो यहाँ से लेकर तो टीपू सुल्तान चौक तक का बीच में काफ़ी खुदाई हो गई, उससे भी डिस्टर्बेंस है आने जाने वालों को। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी मसला जल्दी से हल हो जाए। मगर एक बड़ा काम पानी का टांकी का इन नगर पालिका के लोगों ने किया है, काउंसलर्स, प्रेसिडेंट, ये सब को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने वो टांकी का काम करके इस इलाके का पानी का प्रॉब्लम किसी हद तक हल हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर उसमें थोड़ी सी टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ रही है, वो उन्होंने उसको जल्दी से दूर कर देना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा। अजून माझा एक तुमच्यासाठी असा प्रश्न होता की संपूर्ण देशाने कोरोनाचा हा भयावह काळ सोसला आहे, या संपूर्ण याच्यामध्ये कोरोनावर खऱ्या अर्थाने मात करण्यासाठी आणि स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी लसीकरण हा रामबाण उपाय असल्याचं तज्ज्ञांचंही मत या ठिकाणी व्यक्त केलेलं आहे। मात्र या सगळ्या लसीकरणाच्या मोहिमेमध्ये प्रामुख्याने मुस्लिम समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरसमज होते। हे गैरसमज किंवा लसीकरणासाठी त्यांना प्रवृत्त करण्यासाठी यंत्रणा असेल किंवा लोकप्रतिनिधी असतील यांची कुठेतरी उदासीनता दिसून आली। अजूनही जनजागृती ज्या पद्धतीने करायला पाहिजे होती, मुस्लिम समाज त्या पद्धतीने लसीकरणासाठी पुढे येत नाहीये। तुम्ही या संपूर्ण विषयाकडे कशा पद्धतीने पाहता? नहीं होना चाहिए, वो जो आपका बात जो कही कि अभी मेंबर्स ने ख़ास तौर से इसमें वो उठाना चाहिए। उसी के साथ साथ हमारे उलमा कराम भी बोल रहे हैं कि आपने इंजेक्शन लेना चाहिए। लसीकरण का काम पहले से इस हफ्ते के अंदर या 8-10 दिन के अंदर थोड़ा वेग बढ़ा है, नो डाउट का। उसको थोड़े लोग डिस्टर्ब इसलिए थे कि यार सोशल मीडिया पर ब्रेक नहीं है, वो जैसा आप कोई इसने एक ने लिया और वो मर गया, इसको पब्लिकेशन ज़्यादा मिला, इससे भी लोग डरते हैं। मगर अभी जो मैं समझता हूँ ये 8-10 दिन के अंदर उसका वेग बढ़ा है, और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कशामुळे वाढला असेल, तुम्हाला काय वाटतं कशामुळे? नहीं, उसका पण ये कर्मचारी ये मिर्जागंज में जितने भी कर्मचारी है, कोणते कर्मचारी? सरकारी कर्मचारी बहुत ज़्यादा है इसमें, यानी 100%। तो ये लोग लसीकरण ले रहे हैं सब लोग। ये देखो हमारे पास रिकॉर्ड है, हर मास्टर है, टीचर है, बाहर गाँव से आके लोग रह रहे हैं यहाँ पर। जहाँ तक कि यहाँ सर्वेंट लोग बहुत ज़्यादा है, ये तहसीलदार है, यहाँ पर रिटायर्ड तहसीलदार, इन्होंने सबने लिया। अपनी फैमिली को भी हम बोलते लसीकरण पहले लो, या अपनी जान के लिए मोदी जी ने जो भी करे हुए अच्छा करे हुए हैं, हम उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आयन समझ में हम ग्राफ बढ़ा है, हम लोग सब सर्वेंट हैं। ये 10-15 दिन में ग्राफ बढ़ा है, मैक्सिमम लोग ले रहे हैं। फिर भी हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे समझाना कि भाई मैक्सिमम लोगों ने केवल के सभी ने लेना चाहिए। एक नया वेरिएंट आ रहा है, उससे वो एक आफत का काम है। तो उम्मीद है कि ये चंद दिनों के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस और इससे अच्छा हो जाएगा। आपके इस माध्यम से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे तमाम मुसलमानों से, बहनों से, भाइयों से कि उन्होंने अपना इंजेक्शन ले लेना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100 करोड़ लोगों के ऊपर ले चुके हैं, तो उसमें अभी तक तो कोई ऐसा ख़राब परफॉर्मेंस या गलत नेगेटिव ऐसा नहीं आया है। तो हमारी कोशिश रहेगी, फिर भी हम और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लें और अपनी और अपने समाज की, अपने ख़ानदान की सेफ्टी करें।
ऐसे मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा। या ठिकाणी जे काही गैरसमज लसीकरणासंदर्भात होते ते गैरसमज नसून कुठंतरी सर्वच बांधवांनी लसीकरणासाठी पुढे यावं अशा पद्धतीची जनजागृती आणि आवाहन देखील यांच्याकडून करण्यात आलं. तुम्ही काय सांगाल, काय नेमका विकास होणं गरजेचं होता की जो आतापर्यंत झालेला नाही? विकास म्हटल्यावर फक्त कागदावर असते. विकासच्या नावाने रस्ता, नाली, गल्ली बोळी, आम नागरिकाची अपेक्षा काय असते? एक राहणारा आम नागरिक जो असतो त्याची अपेक्षा फक्त नाली, गल्ली, लाईट याच्यापेक्षा नगरपालिकेकडे त्याच्या अपेक्षा नसतात. पण तेच जर वेळेवर भेटलं तर असमाधानी माणूस असतो. पाण्याची समस्या असो किंवा रस्त्याची समस्या असो किंवा लाईटिंगची समस्या असो, आम नागरिकाला दुसऱ्या तुमच्या वरच्या लेवलच्या काहीच तुमच्याकडून अपेक्षा नसतात. आणि ह्या ज्या समस्या आहेत त्या कमीत कमी 80% 90% चांगल्या झालेल्या आहेत. त्यामुळे आम्हाला समाधान आहे. कमीत कमी या भागाला, पुढचं दुसऱ्या भागात आम्ही सांगू शकत नाही, आम्ही दुसऱ्या भागात सांगू शकत नाही, पण या भागामध्ये आम्ही समाधान यासाठी आहे कारण या ठिकाणी सर्व सुशिक्षित लोक आहेत. रिटायर्ड लोकांची ही वस्ती आहे. या ठिकाणी कोणी मोलीवाला, रिक्षेवाला, नालीवाला, डब्बेवाला नाहीच आहे. कारण या ठिकाणी आम्ही जर 10 लाखाचा 20 लाखाचा प्लॉट घेऊन घर बांधतो तर आम्ही लोक काही डब्बेवाले, रिक्षेवाले, मोलीवाले नाहीच आहे. त्यामुळे आम्हाला पाहिजे, आम्ही जी आयुष्यभर जर नोकरी केली किंवा काही काम केलं, आम्हाला शेवटी काहीतरी समाधान पाहिजे. त्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहे आणि त्याची आम्हाला पूर्तता होत असताना दिसून राहिली. बरं. एकच प्रश्न आहे का आम्ही इतके पैसे, इतकं मेहनत करून या ठिकाणी राहायला आलो, पण आम्हाला या जायची व्यवस्था नाही आहे. अतिक्रमण इतकं जास्त वाढलेलं आहे समोरच्या बाजूला. आणि हे नगरसेवक असो कोणी काही असो, हे आपल्या मतदानासाठी फक्त त्या लोकांचे लाड पुरवतात. आम्ही इतके पैसे देऊन आमच्या लग्नाची गाडी येऊ शकत नाही या ठिकाणी. एखादी मयत झाली तर एखादी ॲम्ब्युलन्स येऊ शकत नाही या ठिकाणी. संध्याकाळच्या वेळेस त्या रस्त्यावर तुम्ही येऊन पहा, त्या पूर्ण रस्त्यावर जाम असतो. आणि नगरसेवक असो का कोणी काही असो, त्यांना फक्त आपल्या मतदानासाठी त्यांना ते काही करत नाही. आपला माणूस म्हणून जगून घेतात. नक्कीच या ठिकाणी मिर्झानगरमध्ये जर आपण एकंदरीत विचार केला तर कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकाऱ्यांची संख्या प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणात आहे. आणि या मिर्झानगरमध्ये जवळपास पूर्णपणे टॅक्स भरणारी जनता या ठिकाणी आहे. परंतु यांच्या येण्या जाण्याचा जो रस्ता आहे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालेलं आहे. ही यांची प्रमुख समस्या आहे. ती कुठंतरी नगरसेवकांनी किंवा मग प्रशासनाने दखल याची घ्यावी आणि ते अतिक्रमण कमी करावं अशा पद्धतीची अपेक्षा यांनी व्यक्त केलेली आहे. सर, तुम्ही काय सांगाल? तुम्ही ज्या प्रमाणात नगरपालिकेला टॅक्स भरता त्या टॅक्सच्या तुलनेत तुम्हाला नगरपालिकेकडून किंवा मग नगरसेवकाकडून ज्या काही मूलभूत सुविधा पुरवणं गरजेचं आहे, अपेक्षित आहे, त्या प्रमाणात किती प्रमाणात तुम्हाला त्या मूलभूत सुविधा पुरवल्या जातात? विकासाच्या दृष्टीने कामं समाधान झालेले आहेत आणि बरेचसे काही रस्ते वगैरे अपुरे आहेत. आणि तसेच आमचे नाल्या वगैरे समस्या जे आहेत पूर्ण बांधकाम झालेले आहेत तसे, आणि काही राहिलेले ते राहतातच 10-20% आणि त्याचं काम समाधानकारक झालेलं आहे. आणि पाणी वगैरे आता 3-4 दिवसांना पाणी येतो. आणि बाकी सरांनी सांगितलं, आमच्या अरुण सरांनी सांगितलं की ते ब्रेकर खूप झालेले रस्त्यामध्ये, ते कमी करण्या म्हणजे फार आवश्यकता आहे, कमी करण्याचे. बाकी नगरपालिकेने त्याच्यामध्ये थोडासा भाग घ्यावा. नक्कीच या ठिकाणी जर आपण विचार केला तर नगरपालिकेकडून ज्या काही सुविधा पुरवल्या जातात त्यामध्ये नागरिक बऱ्यापैकी समाधानी आहेत. मात्र या रस्त्याचा जो मुद्दा उपस्थित केला आहे की या रस्त्यावरती गतिरोधकाचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात केलेलं आहे, ते गतिरोधक कुठेतरी कमी करावे. कारण ज्येष्ठ नागरिक असतील, लहान मुलं असतील, यांना मणक्याचे त्रास आता सुरू झालेले आहेत. त्यामुळे गतिरोधक कुठेतरी कमी करावे अशी मागणी आहे. सर, काय सांगाल, येणाऱ्या नगरसेवकाकडून तुम्हाला काय नेमकी अपेक्षा असणार आहेत? कारण आता समोर काही दिवसानंतर इलेक्शन लागणार आहेत. आमच्या प्रभावामध्ये जो नगरसेवक आहे, अजर नगराध्यक्षपती आहे, त्यांनी या भागामध्ये बहुतांश कामे हे त्यांची वचने होती ती पूर्तता केलेली आहे. आणि म्हणजे मिर्झानगर प्रभागातील लोक हे त्यांच्यावर सध्या खुश आहेत. परंतु काही गोष्टी ज्या आहेत, ज्या रस्त्यावर जे अतिक्रमणाचा प्रश्न आहे, ते जे मंदिराकडून रोड येतो त्या रोडवर कचरा, टिपू सुलतान चौकात देवीच्या मंदिराकडून जो रस्ता येतो तर रस्त्याला जर आपण बघितलं तर अतिक्रमण एवढं झालेलं आहे की आपल्याला नाल्यावर घर बांधलेले दिसतील, त्यांचा कचरा रस्त्यावर दिसेल. सदर मिर्झानगर भागामध्ये कोणतीही व्यक्ती घराच्या बाहेर कचरा टाकत नाही, परंतु गाडी जर एखादा दिवस उशीर झाली तर पूर्ण कचरा रस्त्यावर असतो. तर एवढ्या घाणेरड्या वातावरणातून इथं येणं हे म्हणजे आरोग्यासाठी पण चांगलं नाही. आम्ही याची वारंवार तक्रार केलेली आहे, परंतु तक्रार फक्त कागदावरच झालेली आहे. CO साहेब
आणि नगर परिषद जे अधिकारी आहेत त्यांनी इथं येऊन कोणतीही आमच्या तक्रारी दखल घेतली नाही. आम्ही सर्व आता मागच्या वेळेस आम्ही पाण्यासाठी आंदोलन केलं होतं. आमचे जनावरांना सुद्धा पाणी नव्हतं, कारण पाईपलाईनची अशी व्यवस्था केलेली आहे की ती पाईपलाईन मध्यंतरी म्हणजे टाकी भरली की पाईपलाईन प्रेशर आला की ती पाईपलाईन फुटून जाते. आता यामुळे असा त्रास झालेला आहे की गढूळ पाणी, अस्वच्छ अशुद्ध पाणी, म्हणजे दूषित पाणीचा आम्हाला चव घ्यावी लागत आहे. कोरोना काळामध्ये जरी आपण जर बघितलं की खूप कामं थांबली होती, पण तरी आमच्या नगरसेवकाने आणि जे कर्तव्यदक्ष नगरसेवक आहेत त्यांनी बऱ्यापैकी आम्हाला साथ दिलेली आहे. आणि राहिला विषय वॅक्सिनेशनचा, तर मी आपल्याला सांगू इच्छितो की या भागामध्ये जवळपास 95% लोकांचं वॅक्सिनेशन झाल्याची मी आपल्याला गावी देऊ शकतो. हा सुशिक्षित एरिया काय? मिर्झानगरमध्ये साहजिकच आहे, सर्व कर्मचारी अधिकारी राहतात, सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी आहे, सुशिक्षित आहे सर्व. त्याच्यामुळे या परिसरामध्ये जरी लसीकरण झालं असेल तरी बहुतांश मुस्लिम बांधवामध्ये गैरसमज त्या ठिकाणी होता. आणि हा गैरसमज दूर करण्यासाठी जी काही जनजागृती होणं गरजेची होती, लोकप्रतिनिधी असतील, अधिकारी असतील, NGOज असतील, यांच्यामध्ये कुठेतरी कमी पडली की उदासीनता वाटली. हां, ज्याप्रमाणे कचऱ्याची गाडी सर्व एरियामध्ये येते आणि म्हणते कचरा टाका, त्या प्रकारे वॅक्सिनेशनमध्ये कोणतेही असे प्रचार यंत्रणा इथं आपल्याला दिसत नाही आहे. ज्या पद्धतीने तुम्ही स्वच्छतेकडे लक्ष देत आहे त्या पद्धतीने जर वॅक्सिनेशनकडे लक्ष दिलं तर बहुतांश पूर्ण जे साध्य सरकारचा विषय आहे तो साध्य गोल करता येईल आपल्याला याच्यात. पण उदासीनता आहे याबद्दल म्हणजे व्यक्तिशः मी काही सांगू शकत नाही, कारण माझं वॅक्सिनेशन झालेलं आहे आणि याचं बहुतांश सगळ्यांचं झालेलं आहे. कोरोनाच्या या संपूर्ण काळामध्ये काय नेमकं या नगरपालिकेकडून किंवा तुमच्या विद्यमान नगरसेवकाकडून काही उपाययोजना राबवण्यात आल्या होत्या? आमचे नगरसेवक यांनी पूर्ण एरियामध्ये ते नगर परिषद यांची फायर ब्रिगेड वगैरे सॅनिटायझर पूर्ण एरियाचे सर्व प्रत्येकी घरामध्ये त्यांच्या गाड्यांवर आणि रस्त्यावर नालीवर PSC पावडर सगळं टाकून तसंच डेंग्यूचा प्रसार थांबण्यासाठी आमच्या नगरसेवकांनी फार प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्याबद्दल आमचा विभाग त्यांचा आभारी आहे. या 5 वर्षामध्ये नगरसेवकांनी जी काही कामं केलीत, विकास कामं असतील, त्या संदर्भात तुम्ही किती टक्के समाधानी आहात? जे वचन त्यांनी दिले होते त्यापैकी जवळपास सर्व विषय त्यांनी हाताळण्याचा प्रयत्न केलेलाच आहे. काहीमध्ये जरी उणीव असतील तर आता बहुतेक पुढच्या पंचवार्षिकमध्ये ते करतील असं आमची त्यांच्याकडे अपेक्षा आहे. बरं, नक्कीच. मला सांगा, गेल्या निवडणुकीला जे काही उमेदवार होते त्यांनी काय नेमकी आश्वासनं दिली होती आणि या 5 वर्षामध्ये त्याच्यापैकी किती आश्वासनाची त्यांनी पूर्तता केली? सर, आश्वासन तो बहुत दिए थे उन्होंने, पर काम में ऐसा प्रॉब्लम है कि हमारे को 27 टिपुलदान चौक से यहाँ 27 ब्रेकर हो चुके हैं और इतनी तकलीफ हो रही है, कोई डिलीवरी को वाले को ले जाने में तकलीफ, आने में तकलीफ. और इसके अंदर यहाँ शादी खाने का इतना घान कर दिया है उन्होंने, शादी खाना ही नहीं, उस वहाँ पूरा रोड पर डाल देते हैं खाना खा के. पुरी घाण कोणी केलेली आहे? हे शादी खाना टाकलेला यांनी और शादी लग्नवालीने, आणि शादी खानाची परमिशननी काहीच नाही, पूर्ण ते कचरा रोडवर टाकून देतात. म्हणजे खाजगी आहे ते? खाजगी आहे आणि पूर्ण कचरा रोडवर टाकून देतात. तिथं लग्न झाल्यानंतर, समारंभ झाल्यानंतर तिथला जो वेस्टेज आहे ते रस्त्यावर टाकून देतात. त्यांनी संदर्भात आपण काही तक्रार केल्या होत्या? तक्रार बी केली, मेंबरला सांगितलं, ते नगरपालिकेची गाडी पाठवतात आणि ते घेऊन जाते, पण 2-3 दिवस तिकडेच राहतात. ते आरोग्याला धोका निर्माण होतो त्या संदर्भात तुम्ही काय सांगाल? काय नेमकी अजूनही समस्या कायम आहेत किंवा ज्या प्रामुख्याने होणं अतिशय गरजेचं आहे? देखो, सब बातें जो है तो हमारे इज़्ज़त माब हारून जनाब और हमारे नवाब चाचा और वकील साहब ने सब बता दिए. मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो ये ब्रेकर डाल दिए टीपू सुल्तान चौक से एक बार यहाँ तक मिर्ज़ानगर तक 27 ब्रेकर है. इसमें एजेड पेशेंट्स है और प्रेग्नेंट वुमेन है. अगर इनको तकलीफ़ हुई तो काफ़ी हद तक तकलीफ़ हो सकती है. इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसके अलावा जो हमारे चाचा ने बताया कि जो अतिक्रमण में या ओपन स्पेस में जो हम मुस्लिम मिर्ज़ानगर के वासी बच्चों के लिए जो खेलने की जगह है वो कुछ स्कूल वालों ने घेर के रखे हैं, तो वो हमें क्लियर करके दे. और बाकी सब हमारे बुज़ुर्ग जो है इन लोगों ने बता दिए. तुम्ही काय सांगितलं? तुमचा कुठला तरी एक मुद्दा होता? माझा एक मुद्दा, मी हे कुठेही लिस्टवर देऊ नाही आपण, हे असं मी कधी दिलं 9/12/2019ला, तरी ही लिस्टवर देऊ राहिले हे लोक. हे आमचे ओपन स्पेस आमच्या मुलासाठी आहे की रिटायर लोकांच्या बसण्यासाठी आहे की यांच्या पैसे कमवण्यासाठी आहे? हे ऑब्जेक्शन टाकलं होतं तरी यांनी दिलं. त्याच्यानंतर हायकोर्टने आदेश दिला, ती शाळा उचला, मंत्रालयाने ऑर्डर दिली, याच्यावर कायदेशीर कारवाई. एक वर्ष 10 महिने झाले तेव्हा आत्तापर्यंत कारवाई नगरपालिकेने केलीच नाही. हे नगरपालिका त्याच्या पाठीशी आहे मला असं वाटते. हे मंत्रालयाचं पत्र आहे, हे मंत्रालयाचं नगर परिषद प्रशासनालय. अरे हे शेवटचे फक्त दोनच लाईन तुम्ही
तुम्हाला काय वाटतं एवढे सर्व आदेश झाल्यानंतर मंत्रालयाचा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेशही नगरपालिका प्रशासन जुमानत नाही, काय नेमकं उदासीनता तुम्हाला वाटतं? नॅशनल बौद्धिक संस्थाच्या पाठीशी अधिकारी नगरपालिका प्रशासन हो आहे. याच्या आगे वाघमोडे साहेबांनी पैसे खाल्ले खूप, पैसे खाऊन गेला तो इथून. हे साहेब आले, मला नवीन साहेब आहे, त्यांनी आश्वासन दिलं मला की मी ताबडतोब महिना 1-2 महिन्यामध्ये काढतो. ते त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. हे नवीन CEO जे आले ना, हे चांगले माणूस मला असं वाटतं आहे, पण त्यांनी दिलेलं आश्वासन मी काढतो. पण पूर्ण रिंग रोडवर अतिक्रमण आहे आणि पानी तो इतका बेकार पी रहा है. हमारा नगर अध्यक्ष है, पानी तो आए दिन 4 दिन में गंदा पानी आता, हम उसको फिल्टर करते हम. पूरे कर्मचारी है सर्विस वाले. ये बच्चों को पूछो खेलने जगह है क्या बेटा आपने यहाँ पर? खेलने को जगह नहीं है. हमने काय के लिए प्लॉट लिए साहेब यहाँ? मिर्झानगरमध्ये यासाठी फक्त एकच रोड आहे, टिपू सुलतान चौक पासून मिर्झानगरला यायला. ते देवीच्या जवळपासून रस्ता ते आम्हाला क्लियर करून द्यायची, ऐसी ही नम्र विनंती आपल्याकडून. मैं मिर्ज़ानगर बुल्ढाना की तरफ से यहाँ का रहवासी नगर पालिका को एक डिमांड करना चाहता हूँ कि हम लोग इस मिर्ज़ानगर में, इकबाल नगर में, यहाँ से इकबाल चौक से लेके तो मिर्ज़ानगर तक के लगभग 25 से 27 हज़ार मुस्लिम आबादी है. हम लोग के पास में एक भी क्या बोलते हुए ना जिम खाना है, ना शादी हॉल है, ना सही से पानी की हमारे पास में व्यवस्था है. तो मैं नगर पालिका से ये विनंती करूँगा, डिमांड करूँगा कि अब हमारे लिए एक जिम खाने का या फिर शादी खाने का कम से कम डिमांड करें, क्योंकि एक भी हमारे पास लाइब्रेरी भी नहीं है. तो लाइब्रेरी का क्या बोलते हुए लाइब्रेरी का वो करे, क्योंकि यहाँ पे भी पढ़े लिखे लोग रहते हैं. यहाँ पे हम लोगों को एक खाना वाचनालय, हमारे को एक खाना शादी खाना, या फिर ये जो अभी ये तकलीफ़ जो हो रही है, हमको पानी की तकलीफ़ है. टीपू सुल्तान चौक के ऊपर अभी यहाँ पे एक रिसेंटली एक हमारे साथ में एक वाक़या हुआ कि यहाँ पे एक बच्चा आसिफ नाम का है, उसको हार्ट अटैक आया था, यंग बच्चा है. उसको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाए तक के, जबकि उसको विदिन मिनट हॉस्पिटल पहुंचना था, लेकिन उसको यहाँ पे इतने सारे गतिरोधक है, इतना सारा ट्रैफिक टीपू सुल्तान चौक पे जगह जगह खोद के रखे हैं. हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे पेरा हुआ है कुछ. तो भी इतनी तकलीफ हुई उसको ले जाने के, उसके रास्ते में डेथ हो गई. इसका जिम्मेदार कौन? हम नगर पालिका से और नगर अध्यक्ष से डिमांड करना चाहते हैं कि हमको अच्छे रास्ते, अच्छा पानी, एक वाचनालय, रोड का अतिक्रमण, इन सब की डिमांड. पण प्रभाग क्रमांक 2चा लेखाजोखाने आढावा पाहत होतो. या संदर्भात इकबाल नगरमध्ये जे आहे, इकबाल नगर आणि मिर्झानगर यात बहुसंख्यक मुस्लिम समाज, मुस्लिम समुदाय या ठिकाणी राहतो. या ठिकाणी जर आपण इकबाल नगरचा जर विचार केला तर इकबाल नगरमध्ये मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी नगरपालिका प्रशासन असेल किंवा विद्यमान त्यांचे नगरसेवक असतील, हे पूर्णपणे अपयशी ठरल्याच्या प्रतिक्रिया आपण त्या ठिकाणी पाहिलेल्या आहेत. आणि या ठिकाणी मिर्झानगर जर आपण बोलायचं झालं तर मिर्झानगरमध्ये प्रामुख्याने मुस्लिम बहुल समाज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात असून देखील याच्यात अधिकारी, कर्मचारी आणि निवृत्त अधिकारी कर्मचारी देखील मोठ्या संख्येने याच्यामध्ये राहतात. म्हणजे जवळपास 100% कर वसुली या प्रभागामधून होत असेल अशा पद्धतीचा आपण जर अंदाज केला तर यांच्या अजूनही समस्या कायम आहेत. त्या म्हणजे इथली नगरपालिकेने 2 ओपन स्पेस जे आहेत ते या ठिकाणी आहेत, मात्र या ओपन स्पेसवर काही शाळा असतील किंवा खाजगी लोकांनी जे आहे हे या ठिकाणी अतिक्रमण केलेलं आहे. या अतिक्रमणाच्या संदर्भात संबंधित व्यक्तींनी जनहित याचिका दाखल केली होती, त्या अनुषंगाने मंत्रालयाने आदेशित केलेलं आहे. त्याचबरोबर जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील हे अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात आदेशित केलेलं आहे. मात्र नगरपालिका प्रशासन हे नगरगट्ट प्रशासन या ठिकाणी आपल्याला म्हणावे लागेल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला जर हे जुमानत नाहीत, जर केराची टोपली दाखवत असतील तर सर्वसामान्य जनतेची काय दखल घेतली जात असेल याचा प्रत्यय आपल्याला या ठिकाणी येथून असा अंदाज केलेलाच बरा. त्यामुळे हा एक प्रश्न आहे. त्याचबरोबर या संपूर्ण परिसरामध्ये येण्यासाठी जो काही रस्ता आहे त्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालेलं आहे आणि नगरपालिकेचे जे नगरसेवक आहे हे कुठेतरी त्यांच्या मताचा लाभ घेण्यासाठी त्या लोकांना कदाचित अतिक्रमणाची कारवाई हे करताना दिसत नाही. मात्र नगरपालिका प्रशासनाने याची दखल घ्यावी. 100% टॅक्स भरणारी ही जनता आहे, त्यामुळे या लोकांच्या येण्या जाण्याचा हा त्रास होत आहे. आणि त्या ठिकाणी आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या रस्त्यावर जो आहे गतिरोधकाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे. 23च्या जवळपास या ठिकाणी गतिरोधक झालेलं आहे, त्या 27 गतिरोधक या ठिकाणी आहेत. त्याच्यामुळे झालं असं की या अलीकडच्या काळामध्ये जे आहे ज्येष्ठ नागरिक असतील यांना मणक्याचे आजार मोठ्या प्रमाणात जडले आहेत. त्याचबरोबर अपघाताचे प्रमाण देखील या ठिकाणी वाढलेलं आहे. हे या गतिरोधकाचं प्रमाण कुठेतरी कमी करावं अशा
पद्धतीची देखील यांनी अपेक्षा या पद्धतीची व्यक्त केली आहे। एकंदरीत जर आपण विचार केला तर संमिश्र प्रतिक्रिया आणि या ठिकाणी नगरपालिकेकडून किंवा मग विद्यमान नगरसेवकाकडून ज्या काही मूलभूत सुविधा नगरपालिकेनं पोहोचवणं गरजेचे असतात त्या संदर्भात त्या पोहोचवल्या जातात आणि बऱ्यापैकी नागरिक इथले समाधानी असल्याचं दिसून येतं। हे 3 जर मुद्दे, त्याचबरोबर अजून एक मुद्दा आहे की रिंग रोडवर देखील या ठिकाणी अतिक्रमण झालेलं आहे। हा देखील मुद्दा यांनी या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे। आपण पाहत आहात BCCN न्यूज प्रस्तुत आवाज बुलढाणेकरांचा लेखाजोखा नगरसेवकांचा। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत शिवसाई नागरी सहकारी पतसंस्था, घराघरातील नाते, घरातील प्रत्येकाचे खाते आणि शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा, कोटा, लातूर, नांदेड सारखा रिझल्ट आता बुलढाण्यात। शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा डॉक्टर्स आणि IITians घडवणारी एकमेव संस्था। 160 विद्यार्थ्यांमधून 10 MBBS, 30 BAMS, 23 विद्यार्थ्यांमधून 1 IIT, 1 NIT, 1 IIIT। तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। आमच्याकडे आपली गुंतवणूक इतकी सुरक्षित जसे मूल आईच्या कुशीत। सर, आपला परिचय सांगा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान रहम वाला है। मैं सैयद आसिफ सैयद यासीन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रभाग क्रमांक 2 को, मेरा जो प्रभाग है मिर्ज़ा नगर, इकबाल नगर और जौहर नगर का आधा भाग मेरे इसमें आता है। मैं सबसे पहले भंटी दादा हर्षवर्धन सपकाळ साहब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव, हमारे आमदार संजू भाऊजी गायकवाड़ साहब और नगर अध्यक्ष पति सज्जाजी सेठ साहब, इनका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने 13 लाख लीटर की पानी की टाकी, जो 50 सालों में नहीं होने वाला काम ये लोगों ने करके दिया। जो 50 सालों से मुसलमान पानी के लिए परेशान था, वो मसले को इन लोगों ने हल करके दिया। मैं इन लोगों का तमाम बुलढाने के शहर के और ख़ास तौर से इकबाल नगर, मिर्ज़ा नगर और जौहर नगर के मुसलमानों की तरफ से ये तीनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके प्रभाग में क्या क्या काम हुए 4.5 साल? मेरे प्रभाग में ख़ास तौर से पाइपलाइन का जो काम हुआ, वो कभी ना होने वाला काम। 13 इंची पाइपलाइन पानी की टाकी को जोड़ी गई, उससे 6 इंची पाइप पूरे मिर्ज़ा नगर, इकबाल नगर, जो आज 8 दिन में पानी आने वाला, वो आज चौथे दिन पे पानी आ रहा है और पानी पूरे फोर से आ रहा है। जो बार बार नगर सेवकों को प्रॉब्लम आता था कि पानी नहीं आ रहा नलों को, आज वो तकलीफ़ पूरी तरह से दूर हो गई है। और रहा रोडों का, नालिया का, ये मसला तो सभी जानते हैं कि पाइपलाइन हमारे पानी की टाकी के पास से खोदी गई है, तो वो इकबाल नगर तक खोदते हुए आई है, तो रोड तो खोदे गए उसके लिए। तो वो मसला तो सज्जा सेठ साहब ने कहा था कि मैं रोड तो बना कर ही दूंगा, तो कुछ लोगों ने वो रोडों को, चालू रोडों को, काम को रोका इकबाल नगर के खास तौर से। तो अब वो चालू काम मलकापुर का ठेकेदार काम करते हुए वापस चले गया, उसमें नगर अध्यक्ष क्या कर सकते। नगर अध्यक्ष ने हर प्रयास कोशिश किए कि वार्ड का, प्रभाग का, जिस तरह से मुसलमानों ने उनको वोट दिया, उस तरह से उन्होंने हर प्रयास कोशिश किए कि मुसलमानों के काम हो, और उन्होंने करके दिए। रोड के किए, नालियों के किए, लाइट के किए, स्ट्रीट लाइट के किए। हैमेक्स जो ज़िंदगी में 50 सालों में मुसलमान एरिया में एक भी हैमेक्स नहीं था, आज हर चौफुल्ले पे, हर मस्जिद के सामने, हर मदरसे के सामने, हर स्कूल के सामने लगा के दिए। ये उनकी एक उपलब्धि है नगर अध्यक्ष की। और कुछ लोग जो विरोधक है वो तो हमेशा विरोध में ही बोलते हैं। रहा नालिया का मसला, तो नालिया का जो 2 मसले हैं नालियों के, एक हमारे घर के पीछे की और एक इनूस भाई आरको वालों की नाली, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारीख से वो काम शुरू हो जाएगा। प्रभागामध्ये आपल्या इथे घाण आहे आणि डस्टबिनचा भी अभाव आहे, त्या संदर्भात आपण काय सांगणार? नहीं, डस्टबिन का मैं ये कहूँगा कि नगर पालिका ने प्रत्येक नगर सेवकों को डस्टबिन दिया था। आप ही को मालूम है कि बुल्ढाना अर्बन के पास जब ठेका था, तो बुल्ढाना अर्बन ने भी जगह जगह पर, चौफुल्लों पर डस्टबिन लगाई थी। आपको पता है कि वो डस्टबिनों का क्या हाल हुआ। महीना 15 दिन के बाद में वो एंगल के साथ में वो लोगों ने, जो भंगार के जो बच्चे काम करते हैं, उन्होंने उखाड़ के लेके गए। तो उसी तरह इसी डस्टबिन का हाल होता था। इसलिए जो नगर सेवकों को डस्टबिन मिली, वो नगर सेवकों ने चौफुल्ले पे या चौराहे पे नहीं लगाए। रहा कुछ नगर सेवकों ने मस्जिद में, धार्मिक स्थलों पर वो दिए हैं। घानीचा साम्राज्य का जो है, तो घानी का साम्राज्य तो कंटिन्यू घंटा घाड़ी वार्ड में आती है। कुछ
अपने तरफ से भी लोगों ने प्रयास करना चाहिए कि घान गली के सर्विस लाइन में नहीं डालना। जब अपने को पता है कि रोज़ अपना घंटा गाड़ी सुबह में 10 बजे से 12 बजे से तक गाड़ी आती है, तो घान जो भी है वो घंटा गाड़ी में ही डालना चाहिए। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी, हर घर के प्रत्येक आदमी की ये जिम्मेदारी है कि उसने घंटा गाड़ी में ही कचरा डालना। तो सर्विस लाइन में और घान का सवाल ही नहीं आता। हमारे ऊपर ब्लेम जब भी होता है कि अगर घंटा गाड़ी नहीं आती, उसके बाद भी अगर काम करने वाले नहीं आते हैं तो फिर हम पे ब्लेम है। अगर घंटा गाड़ी तो कंटिन्यू आपके घर के दरवाजे के सामने आ रही है ना। घान करने वाले भी तो हम ही लोग हैं, सर्विस लाइन में कचरा डालने वाले हम ही लोग हैं। अतिक्रमण का मुद्दा था कि वो कोई ओपन स्पेस है वहाँ पे स्कूल बन गई, इसके बारे में नहीं, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ का आदेश है, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि न्यायालय ने जो आदेश किया उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। नगर पालिका ने जो काम किया वो कोर्ट के आदेश से ही काम किया, कोर्ट के आदेश से ही वो अतिक्रमण हटा। उसके अंदर कोई नगर सेवक या नगर अध्यक्ष या कोई पॉलिटिकल किसी का प्रेशर नहीं था। जो आदेश हुआ कोर्ट का, वो आदेश के मुताबिक ही काम हुआ। आपके एरिया में घरकुल कितने बने और वो उसके वाटअप हुए क्या, और वहाँ पे लोग रह रहे क्या, अभी उसकी क्या पोजीशन है? हमने ऐसा शूट किया है कि वहाँ पे आदमी तो है नहीं, गलत काम वहाँ पे चल रहे हैं रात में, और वहाँ पे उन्हें कुछ जानवर वहाँ पे बांधे गए हैं। तो इतने पैमाने में गवर्नमेंट ने खर्चा किया घरकुल के ऊपर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वहाँ पे हो गई। एक तो उसका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर है नहीं, क्वालिटी, तो उसके बारे में आपके क्या कहना है? नहीं, मेरे प्रभाग में 2 में ही घरकुल की बिल्डिंग बनी हुई है, और हमारे जो सीओ साहब चौहान साहब थे, उन्होंने सफाई कामगारों को बुलाकर वो घरकुल की वाटअप किए। आज लोग वहाँ पर रहते हैं। पानी पुरवठा अधिकारी गायकवाड़ साहब ने खास तौर से वो एरिए में घरकुल के जो बिल्डिंग है उसको पानी किस तरह से मिले, उन्होंने पाइपलाइन करके दिया। वहाँ पे लोग आज है, आप जाके देख सकते हैं। मगर वहाँ पे कुछ घरकुल में लोग है भी नहीं, रह नहीं रहे हैं, और वहाँ पे कुछ रात में गलत काम चलते हैं, ऐसा भी लोगों का कहना है। नहीं, अब गलत काम तो देखो, गलत काम कैसे चलते हैं इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अब गलत काम अगर चलते हैं तो जो लोग वहाँ रहते हैं उनका काम भी है, अपनी जिम्मेदारी है कि कोई गलत काम चलता है तो रोकना या हमारे कान पे डालना या पुलिस स्टेशन को बताना अगर कुछ गलत होता है तो। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है ऐसा गलत तो कुछ होता ही नहीं। पट्टे वाटअप हो गए सर? 13 ABCD के पट्टे तो वाटअप हो गए हैं, और गवर्नमेंट का जो GR है कि जिन लोगों की B10 की जगह थी 13 ABCD 360 प्लाट थे, वो 13 ABCD के मुताबिक B10 की जो जगह थी गवर्नमेंट के आदेश से बहुत से लोगों ने अभी A में कर लिए है, और वो पट्टों का वाटअप तो पूरा कंप्लीट 360 का हो गया है। आपके प्रभाग में एक सरकारी दवाखाना आता है जी, उसके आजू बाजू में पूरी घान पड़ी है, आपको क्या लगता है ये सही है? नहीं, वो तो सही तो नहीं है, लेकिन हर तीसरे चौथे दिन वहाँ पे साफ सफाई, और एक स्पेशल नगर पालिका सफाई कामगार वहाँ पर दिया है। तो जिन लोगों के अंडर में डॉक्टर चौहान है वहाँ पर और दूसरा स्टाफ भी है, वो लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो नगर पालिका ने एक सफाई कामगार दिया है तो उसके हाथ से पूरी साफ सफाई करा के लेना। और अगर वो नहीं करते हैं तो प्रभाग के जो हम नगर सेवक है, मैं और हमारे अजहर भाई, हमारा भांजा है, तो हमारे कान पे डालना या CO साहब के नगर अध्यक्ष के कान पे डालना कि ये जो आपने सफाई कामगार दिया है ये काम नहीं करता, फिर हम दूसरा कोई बदल के देंगे या फिर उसका कोई और सोल्यूशन निकालेंगे। सरकारी दवाखाने अगर स्वच्छ नहीं, आपने नगर अध्यक्ष आपके है, आपके एरिया का दवाखाना है, मगर वो वहाँ पे हम गए खुद तो हम ही परेशान थे। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप कभी जाते नहीं, कहाँ विजिट नहीं, विजिट तो देता हूँ मैं, तो मैंने तो बताया आपको कि एक कर्मचारी स्पेशल हमने वहाँ दिया है। अब ये लोगों की जिम्मेदारी है, वहाँ की जिम्मेदारी की कि इन्होंने काम करके लेना चाहिए। अब ये नहीं करते हैं तो कम से कम फिर हमको बताना चाहिए कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा, तो वो हिसाब से हम काम करवा के ले सकते, लेकिन हमारे कान पे भी तो आना चाहिए। मैं देखा हूँ जहाँ तक तो साफ़ सफाई का मुद्दा तो बहुत अच्छा है, कोई साफ़ सफाई के बारे में कुछ ट्रैक्टर बराबर आते हैं साफ़ सफाई, और झाड़ने वाली जो लेडीज़ है वो भी खास तौर से आती है। काम तो हो रहा है, ऐसा कोई काम के बारे में तो नहीं कहेंगे। अब कैसा है, जहाँ घान रहती है कैमरा वहीं जाता है, और जहाँ साफ सफाई नहीं वहाँ कैमरा नहीं जाता है, ऐसा भी होता है। दूसरी बात यह है कि टीपू सुल्तान चौक से जो मंदिर है वहाँ से जो आगे सीधा रास्ता जाता है वहाँ पे अतिक्रमण ज़्यादा रहता है, यानी 4 व्हीलर 2 व्हीलर रात में नहीं निकलती। लोग वहाँ पे खुद के जो वाहन रहते वो बीच में ही लगा देते हैं, ऐसा सामने वाले लोगों का कहना है।
नहीं, देखिए 2001 में जब मैं नगर सेवक था, वो रोड मंदिर रोड से जो मिर्ज़ा नगर को अटैच हो रहा है, वो रोड पूरा ही बंद था। हम लोगों ने वहाँ के लोगों को बिठा के समझाया, वहाँ पे जो 20-22 लोग बैठे हुए थे उनको ऊपर जहाँ सामने का जो ओपन स्पेस था वहाँ उन लोगों को जगह दी और रोड को मोकला किया। लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी वहाँ पर अतिक्रमण थोड़ा बहुत घर के सामने कर लिया है। वो लोगों को भी समझा के बता के वो अतिक्रमण निकालने की हम कोशिश करेंगे। लोगों का ये कहना है कि जो डिवाइडर रहते हैं रोड पे वो सबसे ज़्यादा बने हुए हैं, जिससे थोड़ा बुजुर्ग लोग हैं उनको ज़रा प्रॉब्लम। नहीं, ये तो मैं भी कहूँगा, ये मेरे पास भी बहुत सारी कंप्लेंट आई, ख़ासतौर से मिर्ज़ा नगर से जो रोड बना है, राजा चचा के हमारे राजा मेंबर साहब, उनके घर तक जो रोड बना है उस पर करीबन 8 से 10 डिवाइडर बन गए हैं। और बुज़ुर्ग और ख़ासतौर से लेडीज़ को बहुत ज़्यादा जब 2 व्हीलर पे आते हैं तकलीफ़ होती है। तो मेरी भी CO साहब और नगर अध्यक्ष साहब से गुजारिश है कि वो जो स्पीड ब्रेकर है उसको कम से कम कर दिया जाए, नहीं निकाला जाए तो कम से कम कर दिया जाए। इलेक्शन वाला आने वाला है, तो अभी कौन से काम बाकी है और आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? नहीं, आखिरी संदेश तो मेरा ये है कि सज्जाद सेठ साहब, अभी जो भी परेड बाकी है, तो जो भी परेड बाकी है, इसमें जो काम बाकी है, इसमें वो काम जल्द से जल्द मार्ग को लगा के उनके वर्क ऑर्डर करा ले। अभी 12 खंबे प्रभाग 2 या 3 में उसका भी वर्क ऑर्डर बाकी है, तो वो भी करा ले। और बाकी की जो काम है वो तो कंटिन्यू हो ही रहे। आपण पाहत आहात BCCN न्यूज प्रस्तुत आवाज बुलढाणेकरांचा लेखाजोखा नगरसेवकांचा। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत शिवसाई नागरी सहकारी पतसंस्था, घराघरातील नाते, घरातील प्रत्येकाचे खाते आणि शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा, कोटा, लातूर, नांदेड सारखा रिझल्ट आता बुलढाण्यात। शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा डॉक्टर्स आणि IITians घडवणारी एकमेव संस्था। 160 विद्यार्थ्यांमधून 10 MBBS, 30 BAMS, 23 विद्यार्थ्यांमधून 1 IIT, 1 NIT, 1 IIIT। तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। आमच्याकडे आपली गुंतवणूक इतकी सुरक्षित जसे मूल आईच्या कुशीत। मेरा नाम इशरत परवीन मोहम्मद अजहर है। मैं प्रभाग क्रमांक 2A की नगर सेविका हूँ। मैं हाउसवाइफ होने की वजह से मेरा पूरा कारोबार मेरे मिस्टर संभालते हैं। मेरा जो प्रभाग है मिर्ज़ा नगर प्रभाग क्रमांक 2A जो है, वो प्रभाग में तकरीबन मेरे चुन के आने के पहले, मेरे वाइफ के चुन के आने के पहले तकरीबन 12 से 13 रास्ते बाकी थे। और ये जो एरिया है, ये एरिया बाकायदा लेआउट हुआ है, एनए हुआ है। डेवलपमेंट चार्जेस इस यहाँ के जो नागरिक हैं उन्होंने भरकर यहाँ लोग रहने के लिए आए हुए हैं। मेरे प्रभाग में तकरीबन अभी तक 12 रास्ते बाकी थे और मेरे चुन के आने के बाद में अभी तक मैंने पूरे के पूरे 12 के 12 रास्ते इनकम्प्लीट कर दिए। मेरे प्रभाग के जितने भी पुल थे मैंने कंप्लीट पुल भी कर दिए, नाले भी कर दिए और कुछ थोड़े बात से काम बाकी 3 रास्ते अभी मेरे बाकी है छोटे मोटे। अगर MLC की अभी आचार संहिता लागू है, ये विधान परिषद की आचार संहिता ख़त्म होने के बाद में 15 तारीख के बाद में मेरे तीनों भी रास्ते शुरू हो जाएंगे। और अभी तक जो झोपड़पट्टी का जो एरिया है, वो एरिया जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड उर्दू स्कूल का होने की वजह से वहाँ पर नगर पालिका डेवलपमेंट के लिए कोई परवानगी नहीं देती। जैसा गट्टू लगाना है, कुछ भी काम करना है, उसके लिए NOC नहीं देती। फिर भी मैंने 3 साल पहले 2018 में मेरी पूरी कोशिश की वजह से वहाँ की जो बेचारी जो माँ बहना है, जितने भी सब रास्ते के ऊपर पानी भरने के लिए आते थे, पानी का बहुत बड़ा मसला था। मैंने चुन के आने के बाद में नगर अध्यक्ष के मार्फत या बड़े और जो अधिकारी थे नगर पालिका के, उनके मार्फत पूरी कोशिश कर ठहराव लेकर मैंने वहाँ हर घर जगह के ऊपर 2.5 इंची की पानी की पाइपलाइन बिछा दिया। झोपड़पट्टी का जो मेन रास्ता था, वो रास्ता भी मैंने घरकुल निधि के अंदर से रास्ता भी किया हूँ, उर्दू स्कूल के पास से लेके तो मोबिन शाह इनके घर के पर्यंत। अभी फ़िलहाल कंडीशन में वहाँ पर और 3 रास्ते शुरू है। जो MLC की विधान परिषद के जो निधि थी उसमें से कुछ शुरू है, कुछ फंड में से शुरू है। और जो वहाँ का जो घरकुल का जो सबसे बड़ा मसला था, जो घरकुल जो थी, ये घरकुल की योजना 2012 में झोपड़पट्टी के लिए लाई गई थी, पर उसका जो संबंधित ठेकेदार था, वो ठेकेदार ने इनकम्प्लीट काम करके वो आधा अधूरा काम छोड़कर, बिल उठाकर वो काम छोड़ के वहाँ से भाग गया। उसकी चौकसी
अभी शुरू है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा ही निर्णय निकलेगा और निर्णय निकलने के बाद में वो जो झोपड़पट्टी के अंदर जो कॉलोनी बनी है वो कॉलोनी के अंदर लोग रहने के लिए जाएंगे। अभी उसका प्रस्ताव डबल से बनाया गया है। गवर्नमेंट को उसकी पूरी जो कंडीशन है, फ़िलहाल जो हाल है वो हाल गवर्नमेंट की तरफ बताए है कि भाई पिछले CSR रेट के हिसाब से कोई ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो आज के नए CSR रेट के हिसाब से हमको काम दो, उसका नए से टेंडर करो। घरकुल आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना जो है घरकुल की, उसमें हमको फंड में पैसे देकर वहाँ पर काम शुरू करो करके। बुल्ढाना के जो आमदार है माननीय संजू गायकवाड़, उनसे मेरी इस बात पर चर्चा भी हुई। उन्होंने तात्काल मीटिंग के ठहराव वगैरह लेकर प्रस्ताव बनाकर गवर्नमेंट की तरफ सबमिट किया है। और फिलहाल कंडीशन में मेरे प्रभाग के अंदर मेरी ऐसी सुविधा है, जो मिर्ज़ानगर का एरिया है या अदर झोपड़पट्टी का एरिया है, जब भी मेरे प्रभाग में नल आते हैं तो मैं लोगों को मैसेज के ज़रिए माहिती देता हूँ कि शफीक सर के घर के पास के नल इतने बजे आएंगे, नेशनल स्कूल के नल इतने बजे आएंगे, मोहम्मद एजाज इनके घर की तरफ के इतने बजे आएंगे। वो चीज़ों का मुझे बहुत फ़ायदा मिला है और मुझे पूरा भरोसा है कि भाई आने वाले समय में प्रभाग के लोग मेरे साथ में ईमानदारी से खड़े रहेंगे, क्योंकि मैं 5 साल से कोविड के अंदर भी, मैंने कोरोना के अंदर सबसे पहला पेशेंट हमारे मिर्ज़ानगर के अंदर मिला था। हमारे हाल ये थे कि हमको कोई बड़ा नेता, कोई लोग हमको पूछने के लिए तैयार नहीं थे। फिर मेरे परिवार ने मुझे कहा कि जो होगा वो होगा। आज अपने को लोगों ने उम्मीद से चुन के दिया है, लोगों के दुख के अंदर खड़े रहना चाहिए। तो मैंने मेरे हाथों से 11 बॉडियाँ अभी तक जलाया है। क्रिश्चियन समाज की बॉडी दफनाई है, मुस्लिम समाज की बॉडी दफनाई है। जो जमात के जो लोग कोविड के टाइम में जो यहाँ पर फंसे हुए थे मस्जिदों के अंदर, वो लोगों को यहाँ पर हमने हमारे पास में रखकर उनका खाना वगैरह उनको सही सलामत घर पे पहुँचाना, ये भी काम किया हो। कुछ वेस्ट बंगाल के लोग रुके थे, फंसे हुए थे बेचारे, साड़ी कपड़े बेचने वाले, गाड़ी कर उनको सही सलामत घर पे पहुँचाया हो। उसके बाद में जो दिल्ली सेल वाले जनता चौक में जो लोग रुके थे, अटके हुए थे, उनकी मैंने परवानगी निकाल के गाड़ी करके उनको घर पर पहुँचाया हो। कोविड के टाइम पे मैंने ऐसा बहुत सा काम किया है और मीडिया के मार्फत ये लोगों को मालूम भी है। और आने वाले समय में अगर समाज पे, देश पे अगर ऐसी कोई परेशानी भी आती है तो हम ईमानदारी से साथ में खड़े रहेंगे। और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुन कर देंगे। जो है वो इंसान विकास काम के ऊपर और लोगों के अच्छे काम के ऊपर ही चुन के आता है। और मुझे गारंटी है कि मैंने 5 साल में बहुत अच्छे काम किए। मेरे प्रभाग के अंदर एक रास्ता और एक नाली नहीं थी, एक पुल नहीं था, इलेक्ट्रिक के खंभे बंद थे। मैंने मेरे चुन के आने के बाद में पूरा इलेक्ट्रिक के खंभों के ऊपर लाइटें, जहाँ पर सर्विस वायर नहीं था लाइटों का वहाँ पर लाइटें डाला, जहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं थी वहाँ पाइपलाइन डाला हूँ। तकरीबन मेरे प्रभाग में अभी तक रास्ते, नालियाँ, पुल मिला के 4.5 करोड़ रुपए के रोड ग्रांट नगर उत्थान के ये योजना से मेरे काम हुए हैं। क्योंकि मेरे एरिया में दलित समाज नहीं होने की वजह से दलित बस्ती मेरे एरिया में आ नहीं सकती। इतर दलित बस्ती मेरे एरिया में अभी मुझे 50 लाख रुपए मिले हैं। वो 50 लाख के काम अल्लाह ने अगर चाहा तो 15 तारीख के बाद में शुरू होने वाले हैं। उसके अंदर के तौसीफ सर से लेकर तो मुनाफ सर इनके घर तक एक रास्ता है। दूसरा रास्ता इकबाल भाई पलम्बर से लेके तो शहजाद भाई उनके घर तक रास्ता है, नाली है, पुल है। उसके बाद में बशीर भाई पुलिस वालों के घर से तो दारुल उलूम मदरसा जो है वहाँ तक एक नाली का बहुत बड़ा प्रपोजल है। उसमें झोपड़पट्टी का है, फम्मी आपा इनके घर से लेके तो परवी भाई इनके घर तक झोपड़पट्टी की जो मस्जिद है उसके सामने का रास्ता है। ये मेरे पूरे 50 लाख रुपए के काम है। और अभी तक मैंने जो काम किया, अभी 1 साल पहले मैंने जो मेरे प्रभाग के कुछ जो काम थे, जो रास्ते उखड़ गए थे, उसके ऊपर मैंने रोड ग्रांड के अंदर से डामर का सिलकोट किया है। जैसा मेरे प्रभाग का जो एरिया नहीं आता है, फिर भी राजा मेंबर के घर से तो मैंने समद साहब इनके जो प्लॉट है खाली, वहाँ तक मैंने काम किया है। रास्तों के जो मेरे विकास काम है, आरिफ सर के घर से तो रफ़ीक सर के घर तक मैंने एक रास्ता ये बनाया हुआ है। मेरे कार्यकाल में सज्जा सेठ का जो यहाँ पे शादी खाना है, जो शेड है, वहाँ से लेके तो गनी भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उनके घर तक बनाया। आगा बाबू के घर से लेके तो नेशनल स्कूल तक मैंने रास्ता मेरे कार्यकाल में बनाया। महबूब जनाब इनके घर से लेके तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक वहाँ तक बनाया। रियाज पे दावत होटल वालों के वहाँ से घर से लेके तो वापस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो टुकड़ा था वो मैंने बनाया। और मेरे प्रभाग में 2 बड़े बड़े ओपन स्पेस आते हैं। उसमें से एक ओपन स्पेस का कोर्ट मैटर शुरू था, थोड़ा वाद था। कुछ लोगों के, मिर्ज़ानगर के प्रॉपर लोगों ने उसका पिटीशन दाखिल करे थे कि भाई हमको हमारे बच्चों के लिए ओपन स्पेस खेलने के लिए दियो। तो कुछ 2 दिन पहले वो ओपन स्पेस खाली हुआ है। मैंने जो वो लोग हैं संबंधित जिन्होंने पिटीशन दाखिल करे थे, वो लोग मुझे मिलने के लिए आए। मैंने उन्हें विश्वासन दिया कि भाई अगले बारी अगर मैं चुन कर आया तो आने के बाद में क्रीड़ा योजना की तरफ से जो कंपाउंड वॉल करने के लिए और वहाँ पे गार्डन, झूला वगैरह जो भी बनाने के लिए पैसे मिलते हैं, मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूँगा।
और मेरे प्रभाग में एक डीपी रोड आता है, बड़ा 12 मीटर का 1.25 किलोमीटर का रास्ता है तकरीबन। उसका प्रस्ताव जो है UD6 का जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव गवर्नमेंट की तरफ मेरा गया हुआ है, पर कोविड के हालात ऐसे होने की वजह से, गवर्नमेंट के पास निधि नहीं होने की वजह से मेरा वो रास्ता डेवलप नहीं हो पाया। इंशाल्लाह मैं अगर अगले बारी चुन के आता हूँ तो मैं ये विकास काम पूरे के पूरे करूँगा। और मैं लोगों से ये विनंती करूँगा कि जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनको चुन कर दो। जो लोगों को कुछ नहीं समझता, जो अपने जेब भरना चाहते हैं, कौम के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चुनकर मत दो। क्योंकि आज अपने हालात बहुत ख़राब है। आज अपने को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। संबंधित फिर तुम्हारा सफाई का ठेके का रहो, जानवर उठाने का ठेके का रहो, या खुद ही ठेकेदारी करने का काम रहो। आज हमारी कंडीशन ये है कि हमको इकबाल चौक से मिर्ज़ा नगर में आने के लिए रास्ता नहीं है। मेरे ऑफिस के पास का तेलुगु नगर का रास्ते के पास के दोनों पुल बने, 1 महीना पूरा इनकम्प्लीट हो गया। पुल के पास का अभी तक मटेरियल उठाई नहीं गया। आचार संहिता, विधान परिषद की आचार संहिता लागू होने के बाद में वहाँ पे ठेकेदार कर रहे, ठेकेदार दूसरा, काम सदस्य लोग कर रहे हैं। वहाँ पे गौलीपुरे के तरफ के रास्ते से आओ, हमको आने को रास्ता नहीं है। झोपड़पट्टी के रास्ते से आओ, हमको आने को रास्ता नहीं है। हमारा कोई अतिक्रमण को लेकर विरोध नहीं है, पर प्रशासन कर रहा क्या? आज लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के यहाँ प्लॉट लेके लोग रहने के लिए आए हैं, तो कम से कम आने जाने के लिए तो रास्ता रखो। आज राजा मेंबर के घर से लेके तो मिर्ज़ा नगर तक तकरीबन 22 ब्रेकर डाल दिए। CO साहब को 10 बार पत्र दिए, तो CO साहब उस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जो नगर पालिका का जो हमारा अभियंता है योगेश देशमुख करके इंजीनियर है, उसको 50 बार फ़ोन किए, वो अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। फिर लोकशाही मार्ग के हिसाब से, शांति के हिसाब से आने वाले समय में हम काम करेंगे। हमने ये चीज़ सोच के रखी है। और मेरा जो प्रभाग को लगकर जो एक एरिया है, वहाँ पे पानी की टाकी का भी काम बहुत बड़ा हुआ है। पर वो जो संबंधित जो भी ठेकेदार था, उसको मेड इन थाईलैंड की पानी की पाइपलाइन डालने के लिए परवानगी दी गई थी। टेंडर में ऐसा लिखा था, पर कोविड होने की वजह से उसने कुछ मेड इन थाईलैंड की पाइपलाइन उसमें डाला नहीं। बोगस इंदौर की पाइपलाइन लाकर उसने उसके अंदर डाल दिया। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि नगर पालिका के जो बड़े जो लोग चुन के आए हैं, शायद उनका उसमें कोई आर्थिक व्यवहार होगा करके उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। मैंने इसके लिए कई बार पाठ पुरावे किया, पानी पुरोठा के संबंधित अधिकारियों से, CO से बात किया। अभी तक उन्होंने उसके ऊपर कोई नियोजन किए नहीं। आज वो प्रेशर से वो पूरी की पूरी पाइपलाइन फूटते जा रही है। लोगों को आज यहाँ से तकरीबन 300 फुट के दूर पर, मिर्ज़ा नगर से 300 फुट के दूर पर पानी की टाकी बन गई। आज वो टाकी की लेवल 6 मीटर होने के बाद भी लोगों के घरों को पानी नहीं आ रहा। संबंधित कर्मचारियों को फ़ोन करो कि भाई आकर देखो कि भाई यहाँ पानी नहीं आ रहा, तो वो लोग आकर देखने को तैयार नहीं है। फ़ोन बंद कर देते, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैं मीडिया के मार्फत जो BCN ने जो ये साल, ये टाइम में जो योजना निकाला है कि भाई लोगों की समस्या, सदस्यों की समस्या लोगों तक पहुंचना, क्योंकि लोगों को बोलने के लिए कोई जगह नहीं थी। पर आज ये BCN के मार्फत जो इन्होंने स्कीम निकाला, ये बहुत अच्छा है। मैं उसके लिए उनका शुक्र अदा करूँगा। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप जवाब कर सकते हैं मुझे। आपल्या प्रभागातील सरकारी दवाखाना असेल, त्याच्या आजूबाजूला जिथं आपण आरोग्य सेवा देतो, तिथेच घाणीचं साम्राज्य आहे। बराबर। आणि त्या संदर्भात आपलं काय मत आहे? असल में मसला ऐसा है भैया कि वहाँ जो घान होने की वजह सबसे बड़ी ये जो है, तो कुछ 1-2 घर जो है उनके पास में 10-10, 15-15 भैंसा है। भैंसा होने की वजह से वो जो भैंसों का जो गोबर रहता, वो पूरा का पूरा गोबर लाकर वो उर्दू स्कूल के सामने और हॉस्पिटल के सामने डालते। कई मरतबा हमने उनके घर घर जाके आवाम करे कि भाई तुम ये ऐसे घान यहाँ पर मत ला लो लाकर, पर वो लोग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। CO साहब से ये चीज़ की मालूमात दी है। उर्दू हाई स्कूल के ऊपर कैमरे लगाए हमने कि भाई यहाँ घान जो फेंकता है उसके ऊपर नगर पालिका के मार्फत कार्रवाई करो, और पूरा प्रशासन सोएवा है। घंटा गाड़ी आने के बाद में लोग भी उसमें कचरा डालने के लिए तैयार नहीं है। अब नागरिक का भी काम है ना कि भाई अपने आजू बाजू, अपने मोहल्ले में अगर घान हो रही होंगी तो उसकी तरफ अपन ने खुद ध्यान देना। सदस्य तो कभी भी जो मेरे साथ में पैनल में चुन के आए, उन्होंने काम किए नहीं किए, वो तो सारे लोगों के सामने है। और मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मेरे दोनों नंबर 24 घंटे लोगों के लिए सेवा में शुरू है। कभी भी फ़ोन आओ, रात को 2 बजे आओ या सुबह मेरे प्रभाग में 6 बजे न लाओ, किसके घर को पानी नहीं आ रहा है मैं वहाँ जाके देखता। घंटा गाड़ी वाड़ में नहीं आ रही तो मैं वहाँ जाके देखता हूँ। अब ये नागरिकों को भी काम है कि आजू बाजू जो घान हो रही है, वहाँ पे जो रहने वाले, जो भैंसा के जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उनका काम नहीं है वहाँ पर कंटिन्यू घान ला के डालना। उनको संबंधित ठेकेदार जो है स्वच्छता अभियान के, उनको भी उन्होंने भी जाकर उनको बताया कि भाई ऐसे घान मत डालो। और वो घान डालने की वजह से वहाँ पर हकीकत में बहुत परेशानी, ये बात मैं मानता हूँ, पर लोग भी वो बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं। उठाने वाला सुबह उठाता है, शाम तक वहाँ पर वैसी घान हो जाती है।
घरकुल जे झाले हे निकृष्ट दर्जाचे झाले हां आणि तिथं अवैध कामं चालतात रात्रीमध्ये बराबर आहे रात्री आणि तिथं गाई जनावरे पण बांधली जातात बराबर आहे या संदर्भात आपण नगरपालिकेशी संपर्क साधला का हो कारण की तिथे रात्रीचे अवैध कामं चालतात आजूबाजूच्या लोकांना त्याचा त्रास होतो बराबर है अशी तिथली तक्रार आहे याबद्दल बराबर काय म्हणणं? वहाँ जो अवैध काम चलता है भैया प्रॉपर जो वहाँ पे है लोग आजू बाजू के वही लोग आके वहाँ पे गलत काम करते हैं उनको मैंने कई मर्तबा जाकर बोला कि भाई यहाँ पे ऐसे धंधे मत करो ये मत करो तो वो 1-2 घंटे के लिए शांत बैठते हैं। अब वो रात में अगर वहाँ पे ऐसे धंधे करते होंगे तो अपन तो वहाँ जाके देखते नहीं। पुलिस प्रशासन ने कई बार वहाँ पे कार्रवाई की पर वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा वहाँ के जो प्रॉपर के जो लोग हैं झोपड़पट्टी के जो लोग हैं उनसे मेरा ये बोलना है कि मैं आपके साथ में ताकत से खड़ा हूँ। अगर ऐसा कभी वो करते हैं तो आप मेरे साथ में पुलिस स्टेशन में चलो, एसपी के पास चलो, कलेक्टर के पास चलो। प्रशासन को 10 मरतबा उस बारे में पत्र मैंने दिया। मैंने खुद सीओ को, सीओ जब मेरे वार्ड के अंदर घूमने के लिए आया, इंस्पेक्शन करने के लिए आया, जब मैंने सीओ को बताया कि यहाँ देखो कितने जानवर है ये है, वो बस वहाँ थोड़ी देर के लिए बोल देते संबंधित अधिकारी को जो अतिक्रमण विभाग के इनके जानवर नगर पालिका में ला लो, ये ला लो, वो ला लो। अब बुल्ढाना के अंदर जो कॉम के नाम पे चुन के आए हुए हैं उनके फ़ोन आ जाते तो लोगों को छोड़ देना पड़ता। पर तुम थोड़ी देर के लिए कॉम के नाम के लोग उनको फ़ोन करते पर ज़िंदगी भर की तकलीफ बेचारे माँ होने को वहाँ पे हो रही, वो ये नहीं देखते ना। टिपू सुलतान चौकापासून जो येणारा खाली रोड आहे मंदिरापासून खाली तो रोडही खराब झालेला आहे आणि त्या रोडवर नाली नाही आहे तर ते नालीचं पाणी रोडवर येतं लोकांच्या घरात घुसतं असं आमच्याकडे चित्रीकरण केलेलं आहे त्या संदर्भात आपलं काय म्हणणं? नाली जो है अभी फ़िलहाल कंडीशन में वहाँ पे फंड के स्कीम से शुरू है और जब नाली का काम शुरू हुआ, शुरू होने के बाद में कई लोगों को बोला गया कि रास्ता 12 मीटर का है, तुमने जो रोड के ऊपर अतिक्रमण किया वो तुम निकाल लो और निकालने के बाद में वहाँ से हम नाली का काम शुरू करते। जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण निकाला उनके नाली का काम वहाँ पर शुरू हुआ है। आपने खुद देखा होगा कि भाई वहाँ तक नाली बन गई, आगे के लोग अतिक्रमण निकालने के लिए तैयार नहीं है। और अभी इलेक्शन मुँह पे है, आप कुछ जानते कि जो संबंधित जो भी है कॉम के नाम के वोट उन्होंने इतना खाया है, अभी आगे और उनको कुछ खाना है तो वो वहाँ पे वो रुका कर रखते। हकीकत में आने जाने के लिए जो परेशानी है वो हमको मालूम है क्योंकि मैं आज मिर्ज़ा नगर में रहता हूँ। मुझे यहाँ से निकल के वो कोपरे में जाने के लिए 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इकबाल चौक पे जाना है हाँ ये तो सही है, ये तो मैं खुद मानूंगा क्योंकि यहाँ के प्रॉपर मिर्ज़ा नगर के लोगों ने भी तकरार की है पर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अब उसके ऊपर संबंधित किसका प्रेशर है क्या है, मैं आप खुद मीडिया वाले हैं, आप खुद मेरे से ज़्यादा जानते हैं। जो मिर्ज़ा नगर का जो एरिया है सर्वे नंबर 74 का, इसके अंदर तकरीबन 2 ओपन स्पेस हैं। उसमें से एक ओपन स्पेस का कोर्ट मैटर शुरू था, वो कोर्ट मैटर अभी हट गया। उसके ऊपर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया था, कुछ स्कूल का अतिक्रमण था, तो कोर्ट के आदेश की वजह से वो अतिक्रमण निकाला गया। पर दूसरा जो ओपन स्पेस है वो ओपन स्पेस तकरीबन मैं जब से नगर सेवक बना हूँ तो अभी तक किसी को भी ठहराव करके दिया नहीं गया। तो मैंने वहाँ का प्रस्ताव बनाया था प्रधानमंत्री आवास योजना में से शादी खाने के लिए, तो 1,15,00,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मुझे राज्य गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन भी हुए थे। वहाँ शादी खाने का भी काम शुरू होने वाला था पर उसको लगकर ओपन स्पेस को लग के जो संबंधित स्कूल है वो स्कूल को ओपन स्पेस चाहिए। तो उन्होंने ठहराव की कॉपी लेकर वो कलेक्टर के पास में 308 में गए हुए हैं और मैं खुद मेरे वाइफ के नाम से मैं 308 में वहाँ पर केस लड़ रहा हूँ। उसका निकाल लगने के बाद में अल्लाह ने अगर चाहा तो वहाँ पर शादी खाना बनेगा जो दूसरा ओपन स्पेस है। और जो पहला वाला जो ओपन स्पेस है जिसका अतिक्रमण निकाला गया अभी, तो उसका कंपाउंड वॉल वगैरह जो भी करना है तो क्रीड़ा योजना में से हम जल्द से जल्द करने वाले हैं। और क्रीड़ा योजना की ओर से मैंने डोंगरे स्कूल जो है नगर पालिका की जो स्कूल है वो स्कूल के ग्राउंड के अंदर 52 लाख रुपए का जिम खाना लिया है। उसका काम इनकम्प्लीट हो चुका है। अभी जो विधान परिषद की जो निधि आती है वो निधि में से 10 लाख रुपए का वहाँ पे जिम का सामान का भी टेंडर हो गया है। अगर हुआ तो जल्द से जल्द वो भी काम शुरू हो जाएगा। 15 तारीख के बाद में वहाँ पे जिम का सामान आ जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। हॅमरच्या संदर्भात आपलं काय मत आहे? जे लाईट मेरे जो प्रभाग है मिर्ज़ा नगर का, मेरे प्रभाग में सिर्फ 2 ही हैमर्स है। एक जो है वो तकवा मस्जिद के पास का और एक नीचे मस्जिद के पास का। बाकी के हैमर्स के लिए मैंने कई बार मांग की पर मुझे हैमर्स प्रभाग के अंदर दिए नहीं गए। जो संबंधित ठेकेदार था उसका बोलना है कि जो बड़े नगर पालिका के जो राजकारणी लोग हैं वो हमको आर्थिक व्यवहार के लिए ज़्यादा पैसे मांगते हैं, इसके लिए हम हैमर्स लगा नहीं सकते। तो मेरे प्रभाग में सिर्फ 2 ही हैमर्स है और बाकी कोई हैमर्स नहीं है। और जो स्ट्रीट लाइट जो है, LED लाइट जो है, वो LED लाइट मेरे प्रभाग में हर खंबे के ऊपर बराबर लगे हुए हैं। जो संबंधित जो विद्युत विभाग के जो कर्मचारी है, कभी लाइट भी बंद होता है तो उनको फ़ोन करो तो वो दूसरे दिन आकर लाइट शुरू करके देते हैं। मेरा जो प्रभाग है, मेरे प्रभाग में स्वच्छता का जो मामला है, घंटा गाड़ी आना,
मैंने नगर पालिका की तरफ से 4 परमानेंट कर्मचारी लिए हुए हैं और सफाई जो स्वच्छता की जो टीम है ठेकेदारों की वो भी मेरे पास कर्मचारी है। मेरा हफ्ते में 2 बार वार्ड कंपलसरी साफ़ सफाई होता। एक दिन मेरे नगर पालिका के जो कर्मचारी है वो साफ़ सफाई करते और एक दिन जो संबंधित जो ठेकेदारी के कर्मचारी है वो साफ़ सफाई करते। तो मेरे वार्ड में एक दिन 8 घंटा गाड़ी आती। कभी कोई एरिया में कभी कोई गली में अगर नहीं आई, मुझे फ़ोन अगर आया तो मैं तत्काल 1 घंटे के अंदर वहाँ पे घंटा गाड़ी भेजने की व्यवस्था करता हूँ। तो मेरे प्रभाग जो है मिर्ज़ा नगर वगैरह का जो एरिया है वो एरिया के अंदर अभी तक 4.5 साल 5 साल में कोई लोगों को तकलीफ नहीं हुई और इंशाल्लाह अगर मैं अगली बारी चुन के आता हूँ तो इससे अच्छा और काम करने की कोशिश करूँगा। या प्रभाग क्रमांक 2चा आढावा घेऊन आपण इथेच थांबतोय। पुन्हा भेटणार आहोत प्रभाग क्रमांक 1चा आढावा घेऊन। तोपर्यंत तुम्ही पाहत राहा BCCN न्यूज 24 वर्ष विश्वासाची। आणि हो, तुम्ही जर अजूनही जिल्ह्यामधल्या घटना आणि घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनलला, फेसबुक पेजला जर लाईक केलं नसेल, सबस्क्राईब केलं नसेल तर आताच करून घ्या आणि जिल्ह्यातल्या घटना घडामोडी प्रामुख्याने आणि सर्वात जलद गतीने पाहण्यासाठी पाहत राहा BCCN न्यूज 24 वर्ष विश्वासाची। आपण पाहत आहात BCCN न्यूज प्रस्तुत आवाज बुलढाणेकरांचा लेखाजोखा नगरसेवकांचा। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत शिवसाई नागरी सहकारी पतसंस्था, घराघरातील नाते, घरातील प्रत्येकाचे खाते आणि शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा, कोटा, लातूर, नांदेड सारखा रिझल्ट आता बुलढाण्यात। शिवसाई युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा डॉक्टर्स आणि IITians घडवणारी एकमेव संस्था। 160 विद्यार्थ्यांमधून 10 MBBS, 30 BAMS, 23 विद्यार्थ्यांमधून 1 IIT, 1 NIT, 1 IIIT। तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। आमच्याकडे आपली गुंतवणूक इतकी सुरक्षित जसे मूल आईच्या कुशीत।